कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हो, कैसे आप उनके बॉन्ड एंगल्स देख सकते हो। इन सभी स्ट्रक्चर्स को बनाने के बाद आप कोई नया भी स्ट्रक्चर आ जाएगा तो आप उसको आराम से कर पाओगे। तो रिलेशन जानने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये सभी स्ट्रक्चर्स एक दूसरे की मदद से बनाए जा सकते हैं। ने ये वाली प्रैक्टिस जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो कर ली तो आपको किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से बहुत शानदार होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा मैंने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपको बोला था कि हम लोग ने स्ट्रक्चर्स दिए हैं बहुत सारे और ये आपके होमवर्क के लिए दिए गए हैं, तो उनका डिस्कशन के लिए एक मैं वीडियो लेके आने वाला हूं। तो यही वो वीडियो है जो आपके वन शॉट से रिलेटेड है, केमिकल बॉन्डिंग के वन शॉट से। तो जिन लोगों ने अभी केमिकल बॉन्डिंग का वन शॉट नहीं देखा, पहले तो फटाफट से वो उसको फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। और जिन लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग का वन शॉट देख लिया और वो स्ट्रक्चर ड्राइंग के लिए वेट कर रहे थे, तो भैया ये वो लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग स्ट्रक्चर ड्राइंग लेकर आ रहे हैं। इसमें न सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड बल्कि पूरे एनसीईआरटी में जितने भी आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं उन सभी को बनाना हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और उसको प्रैक्टिस करने का एक नायाब तरीका हम लोग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। पहले रफ स्ट्रक्चर्स सीखेंगे जिसके अंदर हम लोग सिर्फ ये कैलकुलेट करेंगे कि एक सेंट्रल एटम अगर हम लोगों ने जीनन ले लिया, फास्फोरस ले लिया, सल्फर ले लिया या क्लोरीन ले लिया या कुछ भी और ले लिया, तो उसके अंदर उसके सराउंडिंग एटम्स को देखते हुए कितने सिंगल बॉन्ड बनेंगे, कितने डबल बॉन्ड बनेंगे, कितने लोन पेयर आएंगे, चार्ज कहाँ पे आएगा, ये सब सीखने के बाद हम इसको लेकर जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन वाले टेबल में और वहां पर सीखेंगे स्टेरिक नंबर के थ्रू कि सिग्मा और लोन पेयर को देखकर कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हो, कैसे आप उनके बॉन्ड एंगल्स देख सकते हो, प्लेनर, नॉन प्लेनर, आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, पी पाई डी पाई बॉन्ड्स, इन सभी रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे तार तार करने वाले हैं। और इसके बाद आपके स्ट्रक्चर्स बनाने की प्रैक्टिस एकदम शानदार हो जाएगी, इस बात की गारंटी देता हूं मैं। और ये जो तरीका है ये थोड़ा शुरुआत में लेबोरियस जरूर लगता है, लेकिन मैं बता रहा हूं स्ट्रक्चर ड्राइंग की अगर आपने ये वाली प्रैक्टिस जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूं वो कर ली तो आपको किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्मूला की लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। वो लगता है बड़ा आसान है सर, आप ये काम क्यों करवा रहे हो, लेकिन अगर आपने ये स्ट्रक्चर बनाने सीख लिए तो ये कहने को मैं आपको यहाँ पे 60-70 स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाऊंगा, लेकिन इन सभी स्ट्रक्चर्स को बनाने के बाद आप कोई नया भी स्ट्रक्चर आ जाएगा तो आप उसको आराम से कर पाओगे। और इन सभी स्ट्रक्चर के अंदर एक रिलेट करने वाली चीज मैं आपको बता दूंगा जिससे आपको फाइनली कंक्लूजन के टाइम पर लास्ट में आपको मैं एक चीज इंपॉर्टेंट बताऊंगा जिसके अंदर आपको खुद को लगेगा कि यार क्या चीज बता दी है कि ये 60-70 स्ट्रक्चर अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं है, इनमें 12-13 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। बाकी सब अगर आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाओ तो रिलेशन जानने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये सभी स्ट्रक्चर्स एक दूसरे की मदद से बनाए जा सकते हैं। जैसे CH4, BH4- और NH4+, ये चारों स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हैं और उनमें एक छोटा सा रिलेशनशिप है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करके बताऊंगा और आपको उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा कि इस चीज को अगर आप लोग देखना सीख गए तो आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्ट्रक्चर चुटकियों में बना दोगे। आप उसके अंदर ये जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो किसके जैसा होने वाला हो पहले ही प्रेडिक्ट कर लोगे। हर बार आपको स्टेरिक नंबर तक जाने की जरूरत नहीं है, हर बार आपको रफ स्ट्रक्चर्स तक जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब स्टेप बाय स्टेप की बात है, डायरेक्ट शॉर्टकट पे नहीं कूदेंगे, पहले जो सही तरीका है उसको देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पहले रफ स्ट्रक्चर्स बनाना सीखते हैं। ये पार्ट सेम टू सेम स्लाइड्स हम लोगों ने जो हमारा वन शॉट वाला लेक्चर है उसके अंदर भी यूज की थी। यहां पर हम लोगों ने 4 चीजें यूज करी थी कि सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम और लोन पेयर और चार्ज। इन 4 चीजों के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन है तो आप रफ स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। सेंट्रल एटम हम लोग कैसे चूज करते हैं? सेंट्रल एटम हमारा ऐसा होता है जो कि लार्जर इन साइज होता है और उसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए और लीस्ट इन नंबर होना चाहिए। इन चारों प्रॉपर्टी को एक साथ जब हम लोग देखेंगे, इन चारों प्रॉपर्टी को जब हम लोग एक साथ देखेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे कि ये इन चारों प्रॉपर्टी को जब हम लोग एक साथ देखेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे कि ये सेंट्रल एटम है। जैसे अगर हमको कोई बोले कि CCl4 में सेंट्रल एटम किसको होना चाहिए, तो जो लीस्ट इन नंबर है वो हमारा कार्बन है तो हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे। CA4 में किसको होना चाहिए तो वो हमारा कार्बन है, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर 1-2 एक्सेप्शन आ जाते हैं जैसे कि NOCl। अगर NOCl की बात करें तो NOCl में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन तीनों का नंबर बराबर है और इनमें से लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्लोरीन है, तो और कोवेलेंसी भी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की है, तो ऐसा लगता है कि क्लोरीन को सेंट्रल एटम
चाहिए, लेकिन इसके अंदर सेंट्रल एटम अपना नाइट्रोजन होता है, ये हम लोग याद रख लेंगे। तो ये एक्सेप्शन की तरह ध्यान रख सकते हो आप कि NOCl हो गया, एक और अपना होता है COCl2। COCl2 में भी कार्बन को हम लोग सेंट्रल एटम लेते हैं। इसको इस वाली चीज़ का एक्सेप्शन ले सकते हो कि सेंट्रल एटम सेलेक्ट करने में हम लोग को क्या चाहिए, ठीक है। बाकी जगह पे ये रूल एकदम हमारा एकदम सही रखता है कि जिसका नंबर सबसे कम है या जिसकी साइज़ बड़ी है या जिसकी कोवेलेंसी ज़्यादा है, इन चारों को एक साथ लेकर हम लोग देखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड्स बन पाएँ। ज़्यादा बॉन्ड मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज, ज़्यादा स्टेबिलिटी। फिर सराउंडिंग एटम हमारा कैसा होना चाहिए? अगर सराउंडिंग एटम का एक अनपेयर्ड है तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 2 अनपेयर्ड है तो डबल बॉन्ड बनाएगा, 3 अनपेयर्ड है तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अब इसमें आप देखिए, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक एटम्स लिखे हुए, यहाँ तक सॉरी H तक एटम्स लिखे हुए, यहाँ कुछ ग्रुप्स लिखे हुए और यहाँ कुछ आयंस लिखे हुए। तो इसमें ये बात आपको ध्यान रखनी है और बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर आप ये चीज़ करते हो, ये चीज़ सीख लेते हो तो आपको सराउंडिंग एटम में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सराउंडिंग एटम हो, ग्रुप हो या आयन हो, उसके पास सब कुछ होने के बाद अगर एक अनपेयर्ड है तो वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली अगर डबल बॉन्डेड स्पीशी की बात करें तो वहां पर भी एटम, आयन और ग्रुप तीनों तरह की चीजें हो सकती है। अगर सब कुछ होने के बाद 2 अनपेयर्ड है तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा, अगर सब कुछ होने के बाद 3 अनपेयर्ड है तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, चाहे वो एटम हो चाहे वो ग्रुप हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें खास तौर पर जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है वो है O एंड O-। तो आप लोग यहाँ पे एक बार थोड़ा देखना इसको कि यहाँ पर ये जो O- है इसको हमने किस में रखा है? सिंगल बॉन्ड बनाने वाली स्पीशी में, जबकि O को हमने कहाँ रखा हुआ है? डबल बॉन्ड बनाने वाली स्पीशी में। क्योंकि जब ऑक्सीजन एटम की बात करते तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और O- आयन की बात करते हैं तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके पास 2 अनपेयर्ड है वो डबल बॉन्ड बनाएगा, जिसके पास 1 अनपेयर्ड है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये आपके सबसे ज़्यादा काम में आती है। बाकियों में भी ये चीज़ एकदम एप्लीकेबल है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ आएगी, इसलिए मैंने अभी ये दिखा दिया। बाकियों को हम लोग जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके अंदर हम लोग यहाँ पे यूज़ करते जाएंगे, देखते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम लोग फॉर्मल चार्ज की। तो फॉर्मल चार्ज के अंदर हम लोग सबसे पहले तो फॉर्मल चार्ज किस पे रखना चाहिए ये हम लोग ने बात करी हुई, और आप लोग को ये पता होना चाहिए, ऑलवेज कीप फॉर्मल चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्मल चार्ज हमेशा किस पे आएगा? सेंट्रल एटम पे। बस एक इंपॉर्टेंट बात, इसको एक्सेप्शन की तरह ध्यान रख लो, या ये एक्सेप्शन नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है कि यदि नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है तो एक ऑक्सीजन को एक नेगेटिव दो, और ऐसे जितने ऑक्सीजन हैं उन सबको एक एक नेगेटिव चार्ज देते जाओ जब तक कि नेगेटिव चार्ज खत्म ना हो जाए। जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे CO3 की, सबसे पहले मैं CO3 समझा देता हूँ। CO3 की अगर बात करें तो यहाँ पे कार्बन के साथ में ऑक्सीजन दे रखे 3 और नेगेटिव दे रखे 2। तो हमारे पास यहाँ पे सराउंडिंग एटम हो जाएंगे ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन पे मैं नेगेटिव चार्ज लगा दूंगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे मैक्सिमम एक ही नेगेटिव लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो 2 नेगेटिव है तो 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव लग गया, और इस ऑक्सीजन पे कोई नेगेटिव नहीं बचा है तो हम जबरदस्ती क्यों लगाएंगे, और इसमें हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा कार्बन। अब जब आप यहाँ पर बॉन्ड्स बनाएंगे तो क्योंकि O 2 अनपेयर्ड रखता है तो O के साथ डबल बॉन्ड बनेगा और O- के साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा। जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बात करी थी वो वाली बात अगर आपके समझ में आई और आपने ये अप्लाई करनी सीख ली तो आपको किसी स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि CO3 हो, SO4 हो, फॉस्फेट हो, या ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स आपके सामने आएंगे जिसमें O एंड O- होगा। O विल फॉर्म डबल बॉन्ड एंड O- विल फॉर्म सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसके पास 1 अनपेयर्ड, इसके पास 2 अनपेयर्ड है। तो फॉर्मल चार्ज किस तरह से रखना है और उसको रखने के बाद क्या आपका चेंजेस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। और बाकी के जैसे आप देखो CH3+, अब यहाँ पे कोई O नहीं है, यहाँ पे कोई O नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे CH3+ में प्लस चार्ज रखेंगे कार्बन पे, CH3- में प्लस चार्ज रखेंगे कार्बन पे, NH4+ में प्लस चार्ज रखेंगे नाइट्रोजन पे, NH2- में यहाँ पर भी नाइट्रोजन पे। क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं है तब तक आपको कुछ नहीं सोचना है, ऑलवेज गिव 2
टोटल फॉर्मल चार्ज जितना है सारा फॉर्मल चार्ज सेंट्रल एटम को दे दीजिए। और इसके होने से क्या होता है वो भी समझ लीजिए। फॉर्मल चार्ज जितना यहां पर आ रहा है वो सिर्फ एक छोटी सी बात बताता है कि अगर पॉजिटिव है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, और नेगेटिव है मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। यानी अगर यहाँ पे C+ लिखा हुआ है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास 4 होते हैं लेकिन C+ के पास 3 है। यहाँ C- लिखा है तो कार्बन के पास 4 होते हैं लेकिन C- के पास 5 हैं। यहाँ नाइट्रोजन पे 5 होते हैं, यहाँ N+ पे 4 हैं, N- में 6 हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो आप यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन की भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है। अब अगर हमको कोई बोले कि लोन पेयर कैसे गिनने हैं तो लोन पेयर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। लोन पेयर का हिसाब किताब सबसे लास्ट में लगाया जाए। ठीक है, लोन पेयर का हिसाब किताब सबसे लास्ट में लगाया जाए। आप सारी चीज़ों को बनाने के बाद में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए उनके बाद जो बचे हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पेयर्स को हम लोग लोन पेयर कहते हैं। यानी सबसे लास्ट में लोन पेयर का हम लोग यहाँ पे अनुमान लगाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए मुझे कोई बोलता है CH4 का स्ट्रक्चर बनाइए, तो मैं CH4 का स्ट्रक्चर ऐसा बना रहा हूँ। ये डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ लेकिन इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग सोचेंगे, शुरुआत में स्टेप बाय स्टेप सोचने की जरूरत है क्योंकि सेंट्रल एटम यहाँ पे कार्बन होना चाहिए। हाइड्रोजन के बारे में अगर आप सोचेंगे सर हाइड्रोजन तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, आपने रूल में बताया था कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव को सेंट्रल एटम लेना है, तो मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। जो सिंगल बॉन्ड बनाता है वो हमेशा साइड में रहेगा। सेंट्रल में होने के लिए कम से कम 2 बॉन्ड बनाने जरूरी होने चाहिए। ठीक है, इस तरह की बात हम लोगों ने P ब्लॉक में भी करी थी कि कौन डाइमर बना सकता है कौन पॉलीमर बना सकता है। वहाँ पे एक वेकेंट ऑर्बिटल है, ओनली 1 वेकेंट ऑर्बिटल डाइमर बनाएगा, एक से ज़्यादा वेकेंट ऑर्बिटल पॉलीमर बनाएगा। वैसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन के पास बॉन्ड फॉर्मेशन एबिलिटी सिर्फ एक तरफ है तो वो साइड में लग सकता है, तो हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। तो मैंने 4 हाइड्रोजन को साथ साथ में साइड साइड में लगा दिया, कार्बन को सेंटर में लगा दिया और एक एक सिंगल बॉन्ड बनाया क्योंकि हाइड्रोजन का एक अनपेयर्ड है तो एक एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। बॉन्ड बनाने के बाद लोन पेयर की काउंटिंग करनी है तो आप क्या करोगे, सब कुछ बनने के बाद आप यहां पर ये चेक करिए कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों ने बॉन्ड बना लिया तो बचे हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लेफ्ट ओवर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0। इसलिए यहां पे लोन पेयर भी 0। अगर यहाँ पे कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डेड बच जाते तो उनके पेयर को हम लोग यहाँ पे लोन पेयर बना देते। ठीक है, जैसे CO2 की बात करते हैं तो CO2 में सेंट्रल एटम कार्बन लिया और ऑक्सीजन को हम लोगों ने सराउंडिंग एटम ले लिया। लेना ही पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की कोवेलेंसी ज़्यादा है और उसकी साइज़ भी ज़्यादा है। मतलब वो चारों तरह से पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है कि ये सेंट्रल एटम होना चाहिए। अब ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड होते हैं तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे। ये वाला बनाने के बाद आप यहाँ पर सीधा सीधा चेक करो कि क्या कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाइड है क्या। तो अगर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो ये भी इसका स्ट्रक्चर सही है। ठीक है, मैं जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ पहले बता दूँ, ये सभी रफ स्ट्रक्चर्स हैं और ये सभी मैंने 1 शॉट में भी ड्रॉ करके दिखाए थे। इसके बाद वालों का एग्जाम्पल हम लोगों ने थोड़े कम लिए थे, उन सबको भी हम लोग देखेंगे। फिर भी मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे चीज़ें सिखा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट इज COCl2। अब COCl2 में हमारा कार्बन ही सेंट्रल एटम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसके आसपास में एक ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन सराउंडिंग एटम होंगे। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है भाई साहब, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर और CO3 का स्ट्रक्चर काफ़ी मिलता जुलता नज़र आ रहा है। ये इस बात पे बेस्ड है जो मैंने आपको बताई थी बात, कि अगर आप ये बात फील करना समझ जाओ कि इनमें स्ट्रक्चर बनाते वक्त आप ये बात फील कर सकते हो और ये यूज़ भी कर सकते हो कि जिनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और जब वो सेम जगह पे लगते हैं यानी जब वो सराउंडिंग एटम बनेंगे तो उनकी बॉन्डिंग पैटर्न भी सेम होंगे। जैसे Cl के पास या O- के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके पास भी एक अनपेयर्ड है, इसके पास भी एक अनपेयर्ड है, तो ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली Cl और O- यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं और ये O और ये O इनके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर एकदम सेम टू सेम है भाई,
ये COCl2 और CO3 2- स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मतलब स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, वो सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहा है क्योंकि इनके सराउंडिंग एटम के पास सिमिलर टाइप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर भी 2 ऐसे एटम हैं जो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, यहाँ पर भी 2 ऐसे आयंस हैं जो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं। यहाँ पे एक 6 वाला है, यहाँ पे एक 6 वाला है, और सेंट्रल एटम पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों में सेम है क्योंकि वहाँ तो सेंट्रल एटम ही सेम है। तो अगर आपको कहीं पे स्ट्रक्चर्स रिसेम्बलेंस की बात समझानी हो या समझनी हो तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो डिफरेंट एटम्स हैं उनके अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनका बॉन्डिंग पैटर्न भी सेम होगा। ये चीज़ हम लोग बार बार यूज़ करेंगे, इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। ठीक है, एक और बात करते हैं फिर C+। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि C+ हमारा कैसा है। C+ हमारा ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर C+ की क्या बात कर रहे हैं कि C+ ऐसा है जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रख रहा है। अगर ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रखा है और इसके आसपास में हाइड्रोजन भी अपने पास 3 है, CH3+ की बनाने की बात है, तो पहले तो 3 हाइड्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये प्लस कहाँ से, प्लस का मतलब क्या है, तो आप प्लस का मतलब बोलोगे कि एक इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीनों यूज हो गए, तो यहाँ पर लोन पेयर नहीं बचेगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे रहेंगे और कोई लोन पेयर आप यहाँ नहीं लगाओगे। जबकि यही चीज अगर आप CH3- की बात करते हो तो CH3- में फिर से 3 हाइड्रोजन है, 3 सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक कॉमन मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। ऑर्गेनिक में आप लोग एक बहुत ही छोटी शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हो और ये वहाँ पे यूज़फुल भी है, मगर यहाँ पर ये थोड़ा समझाने की बहुत रिक्वायरमेंट है कि आपको ऐसा रटा हुआ होता है कि प्लस का मतलब वेकेंट ऑर्बिटल और माइनस का मतलब लोन पेयर होता है। तो यहाँ पर आपने माइनस भी लगा दिया, लोन पेयर भी लगा दिया, दोनों स्ट्रक्चर सही है क्या? देखो भाई मेरी बात समझो, ये ऑर्गेनिक में और कार्बन पे एकदम सही है कि प्लस का मतलब वेकेंट ऑर्बिटल और माइनस का मतलब लोन पेयर, लेकिन ये बात यूनिवर्सली हर एटम पे, हर एलिमेंट पे नहीं लगानी चाहिए, इससे मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि प्लस का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कम और माइनस का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अब कार्बन के पास होते ही 4 इलेक्ट्रॉन है और अगर 3 बॉन्ड बनने का एक इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिटल में था वो निकल गया, उसी वजह से तो यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हुआ है और उसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और वो यही वाला वेकेंट ऑर्बिटल है ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज वेकेंट ऑर्बिटल हमेशा नहीं होगा, ये बात आपको यहां पर समझ में आ जाएगी N+ में। N+ का मतलब जो बेसिक मीनिंग है दैट इज कि नाइट्रोजन पे टोटल 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचे 4, और 4 में से अगर आपने यहाँ पे साइड एटम के साथ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अगर यहाँ पर आपने 4 हाइड्रोजन के साथ NH4+ के साथ आपने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया तो 4 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन काम में आने के बाद ये NH4+, 4 हाइड्रोजन मैंने आसपास में लगा दिए, 4 सिंगल बॉन्ड बनने का नाइट्रोजन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज में आ गए। अब ये प्लस बताना चाह रहा है कि इसका 5वां इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, वो कहीं चला गया, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। अब आप यहां पर मुझे बताइए, क्या नाइट्रोजन के पास इस प्लस का मतलब क्या वेकेंट ऑर्बिटल है क्या? ये बहुत इजी आंसर है, नहीं बचा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, 1s3p है, 1s3p है, तो टोटल 4 ऑर्बिटल हो गए और 4 ऑर्बिटल में 4 बॉन्ड बन चुके हैं। 4 बॉन्ड बन गए तो यहां पर प्लस का मतलब वेकेंट ऑर्बिटल क्यों नहीं है? बहुत बेसिक है, वो ट्रिक है। प्लस का मतलब वेकेंट ऑर्बिटल कार्बन पे चलता है, लेकिन यूनिवर्सली हर एलिमेंट पे नहीं लगाएंगे आप लोग। ठीक है, सिमिलरली जैसे आपने यहां बोला माइनस आ गया, अब माइनस का मतलब यहां पर आप लोग देखेंगे कि माइनस का मतलब लोन पेयर बन गया। क्यों बन गया? वो बहुत बेसिक सी बात है कि यहां पर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 ने बॉन्ड बना लिया, एक पहले से था और एक इस नेगेटिव की वजह से यहां पे एक्स्ट्रा आया, तो ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज यहां पर एक लोन पेयर क्रिएट हुआ है। कार्बन के पास पहले से लोन पेयर नहीं था, नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां पे एक लोन पेयर क्रिएट हुआ। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 3 ने बॉन्ड बना लिया, तो एक यहां पे लोन पेयर हो गया। आप इसको ऐसे समझिए
कि कार्बन माइनस का मतलब है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के जैसे हो गए। और NH3 का भी तो ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, NH3 का भी तो ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है। NH3 के पास 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड होने के बाद एक लोन पेयर बचता है। तो आप इस ट्रिक को यूज कीजिए जो मैंने यहां भी समझाई, जो मैं यहां भी समझा रहा हूं कि जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मल चार्ज के पहले या बाद में कैसे भी, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनसे मैच करते हैं उनके स्ट्रक्चर आपस में सिमिलर होंगे। जैसे C- का और N का जो स्ट्रक्चर बनेगा, अगर सराउंडिंग एटम सिमिलर ले लिए तो सेम बनेंगे। सिमिलरली कार्बन का और N+ का स्ट्रक्चर सेम होगा अगर सराउंडिंग एटम आपने सेम ले लिया और नंबर भी सेम ले लिया तो। ठीक है, जैसे भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, CO2 और NO2+, इन दोनों के स्ट्रक्चर सिमिलर बनेंगे, अभी हम लोग देखेंगे। N- की बात करते हैं भाई साहब। N- के अंदर आप ये चेक कीजिए कि यहां पर N- के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी ये ऑक्सीजन जैसा हो गया, ऑक्सीजन जैसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरह। मतलब मैं यहां पर जब बोल रहा हूं ऑक्सीजन जैसा, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन जैसी नहीं होगी, उसके पास आपके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 हो गए। तो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 2 ने बॉन्ड बनाया है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए तो एक लोन पेयर में यहां लगा देता हूं, एक लोन पेयर में यहां लगा देता हूं। यहां पर मुझसे कुछ शेप्स जैसी एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन के बाद बनती है वैसी बन गई, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे रफ स्ट्रक्चर्स बना रहे थे तो किसी किसी की अगर मैंने जो शेप्स बनाई वो टेट्राहेड्रल आपको नहीं नजर आ रही हो, पिरामिडल नहीं नजर आ रही हो तो कोई दिक्कत भी नहीं है। मैं यहाँ पे जानबूझ के वैसे तो सिंपल शेप्स बनाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ थोड़ा बेंड टाइप का बन गया, या थोड़ा टेट्राहेड्रल टाइप का बन गया, क्योंकि वो अपने हाथ में बैठा हुआ है ना यार कि जिसकी जैसी शेप है वैसा ही बनना चाहिए। वो हम लोग बनाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के बाद, अभी जरूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे 4 डंडे इधर उधर लगा दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। रफ स्ट्रक्चर्स बना रहे थे और रफ स्ट्रक्चर्स बनाने का मेन मोटिव ये है कि हम लोग नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाना लगाना सीख जाएं, लोन पेयर लगाना सीख जाए, फॉर्मल चार्ज किस पे लगाते हैं वो लगाना सीख जाए। ये सीख जाने के बाद हाइब्रिडाइजेशन पे आएंगे हम लोग। तो हम लोग कुछ और स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे। ये वो स्लाइड है, डरावनी स्लाइड, जिसको देख के उस दिन आप लोग केमिकल बॉन्डिंग के 1 शॉट के अंदर डर गए थे कि इतने स्ट्रक्चर्स हमें बनाने हैं क्या। ये सभी स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाते हैं और हमें थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि सेंट्रल एटम कौन है और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बेरिलियम के पास 2 सेंट्रल एटम होते हैं, सॉरी बेरिलियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये यहाँ पर फ्लोरीन के साथ 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। BeF4 मैं लाइन से बना रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, मैं बाद में 1 2 3 4 लिख दूंगा, जितना मेरा स्पेस होगा उतना मैं ऐसे लाइन से बनाता जाता हूँ। BeF4-2, अब ये जो चार्ज आएगा वो सेंट्रल एटम पे आएगा, Be2- हो जाएगा। बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन Be2- के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये समझना है आपको। और ये Be2- अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रख रहा है तो ये से 2 आगे वाले के साथ यानी कार्बन के साथ रिसेम्बलेंस रखेगा। और CF4 का स्ट्रक्चर और BeF4-2- का स्ट्रक्चर विल बी सेम। मैं यहाँ पे फिर से रफ स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, बार बार रिकॉल करा रहा हूँ। रफ स्ट्रक्चर्स का मेन मोटिव ये है कि आप सिग्मा एंड चार्ज समझ लें। अब आप देखो यहाँ पे B के ऊपर 2- है, तो क्या आपको यहाँ पे नेगेटिव का मतलब लोन पेयर नजर आ रहा है क्या? इसका मतलब तो ये होना चाहिए था आपके हिसाब से, अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से सोच रहे थे तो, कि 2 नेगेटिव का मतलब 2 लोन पेयर। यहाँ पे 2 नेगेटिव का मतलब 2 लोन पेयर नहीं है। जो एक्चुअल मीनिंग होता है नेगेटिव चार्ज का, बचपन से आप यही पढ़ते आते हो यार, चाहे वो Na+ हो। Na+ में 1+ का मतलब क्या, लोन, वहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है, वहाँ पे Na+ का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। और Cl- का मतलब क्या, 1 लोन पेयर है। Cl- का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ऐसे यहाँ पे सोचना है आपको, 2- का मतलब बेरिलियम पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, इसलिए 4 अनपेयर्ड हो पाए, इसलिए 4 बॉन्ड बन पाए। तो BeF4-2 में -2 रिप्रेजेंट्स 2 मोर बॉन्ड्स, ना कि 2 लोन पेयर्स। ये बहुत क्लियर मैसेज समझ में आना चाहिए, ठीक है। BF3 की बात कर रहे हैं तो BF3 अपना 3 फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा, कि बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। BO3 3-। अब ये वो चीज है जो आपको सीखनी है कि BO3 3- लिखा है तो यहाँ पे 3 O- है। एक ऑक्सीजन पे मैक्सिमम एक ही नेगेटिव चार्ज आएगा, उससे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता। यहाँ पर BO3 3- का स्ट्रक्चर और BF3 का स्ट्रक्चर एकदम सेम है। क्यों? क्योंकि O- के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले यहाँ पे 3 सराउंडिंग एटम, यहाँ पे O- भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले 3 साइड एटम, और सेंट्रल एटम ऐसे हैं, दोनों में सेम ही है। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होना ही चाहिए। ये वाली बात मैं आपको इसलिए इतना एम्फेसिस करके, इतना फोकस करके सिखा रहा हूं, क्योंकि ये सेम चीज आप लोग आगे जाके आइसो स्ट्रक्चरल आइसो इलेक्ट्रॉनिक में देखेंगे,
ठीक है। BO3 3 माइनस के बाद BF4 माइनस का स्ट्रक्चर, बोरोन के पास अगर एक नेगेटिव आ गया, सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज रखोगे आप, और यहाँ पर 4 फ्लोरीन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद BF4 माइनस का स्ट्रक्चर और BF4 माइनस 2 का स्ट्रक्चर दोनों का सेम हो गया, क्योंकि बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी B माइनस भी कार्बन जैसा और Be2 माइनस भी कार्बन जैसा हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में। तो स्ट्रक्चर इन दोनों का सेम सेम सा बन रहा है। नेक्स्ट BH4 माइनस की बात कर रहे हैं, तो बस यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम है जो कि सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे सराउंडिंग एटम सिंगल बॉन्ड बना रहा है और एक नेगेटिव की वजह से बोरोन ने 4 बॉन्ड बना लिए, वरना ये 3 ही बना पाता है। CO2 का स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले बनाया था, दोबारा बना देते हैं। CO2 के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेंगे क्योंकि 2 अनपेयर्ड है ऑक्सीजन के पास, और COCl2 में एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और दोनों क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा। NH2 माइनस में नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो एक यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 लोन पेयर हो गए, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड के बाद टोटल अपने पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच गए। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर बनेंगे। तो अब यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जो बन रहा है, ये नेगेटिव चार्ज ये क्या बता रहा है? अब फिर वापस कोई दिमाग लगाएगा, बोलेगा कि सर यहाँ पे एक नेगेटिव और 2 लोन पेयर, इसका मतलब 3 लोन पेयर है क्या? नहीं है भाई, नहीं है। ये नेगेटिव ये बता रहा है यहाँ पर टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक्स्ट्रा आया है, उस वजह से टोटल यहाँ पर 4 बचे, तो 4 के 2 लोन पेयर बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे और 4 इलेक्ट्रॉन से 2 लोन पेयर बने। ठीक है। नेक्स्ट है NH3। NH3 के अंदर अपने पास सिंपली 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनेंगे और 3 हाइड्रोजन का 3 बॉन्ड बनने के बाद एक लोन पेयर बच जाएगा। नेक्स्ट इज NH4+। NH4+ में नाइट्रोजन के पास टोटल 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन प्लस होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन चला गया, तो NH4+ का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ये सभी स्ट्रक्चर्स जो मैंने बनाए हैं ये रफ स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें से वापस से कोई ना कोई अगर किसी की शेप मेरे से टेट्राहेड्रल बन गई तो मैं चाहता नहीं था लेकिन वो बन गई, तो अगर आपने नहीं बनाई है तो आप यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, लेकिन आगे चल के तो हमें वो चीज़ बनानी है, सीखनी है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग NO2+। अब ये वाली बात देखो, समझो, NO2+ में नाइट्रोजन पे आएगा प्लस। कुछ लोग सोचते हैं जो रूल मैंने बताया था कि ऑक्सीजन को देखा नहीं कि फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पे डाल दिया, नहीं भाई, ऑक्सीजन पे सेंट्रल एटम होने पर जो भी चार्ज दिख रहा है वो डालना है, लेकिन अगर ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम है और माइनस वहां प्रेजेंट है तो साइड एटम पे अगर किसी पे चार्ज जाएगा तो वो O- पे जाएगा, O पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट इन प्लस है, तो ऐसे केस में दिमाग नहीं लगाना है। जो मेन रूल था वो याद करिए कि हमेशा सेंट्रल एटम पे चार्ज लगाना है। सिर्फ एक केस है, ऑक्सीजन एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, तब ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन तो है लेकिन नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन पे हम लोग चार्ज नहीं भेजेंगे। चार्ज किस पे भेजेंगे? नाइट्रोजन पे। और क्योंकि ये N+ है तो N+ के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह गए, 5 थे, एक चला गया तो 4 बचे, तो इधर एक डबल बॉन्ड O और इधर एक डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। तो दोनों तरफ डबल बॉन्ड O लगने का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये CO2 जैसा स्ट्रक्चर हो गया, होना भी था। N+ का बिहेवियर कार्बन जैसा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में, तो स्ट्रक्चर NO2+ और CO2 का स्ट्रक्चर एकदम सेम होगा भाई। ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग NO2- की। तो NO2- में अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है, तो नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा? ऑक्सीजन पे। एक हो गया आपका O- और एक हो गया आपका O। तो O डबल बॉन्ड बनाता है और O- सिंगल बॉन्ड बनाता है, मैं आपको पहले से सिखाता आ रहा हूँ। तो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, उसके बाद इस पर एक लोन पेयर बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि अपने नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बनने के बाद 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए, और नॉन बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पेयर को लोन पेयर कहते हैं। सेम टाइप से आपका NOCl का हो जाएगा। NOCl में एक डबल बॉन्ड हो और एक Cl लग जाएगा, और 3 बॉन्ड बनने के बाद यहाँ पे लोन पेयर जैसा स्ट्रक्चर, लोन पेयर बना देंगे हम लोग। इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम सेम सा आ रहा है, क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर, ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बराबर, और इस O- पे और Cl पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर। ये O- में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, Cl में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इन दोनों का स्ट्रक्चर एकदम सेम है। ठीक है। नेक्स्ट AlCl3। तो AlCl3 में हम लोग एल्यूमिनियम अपना 13th ग्रुप का है, 13th ग्रुप का है, तो इसके पास
13 ग्रुप के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बोरोन फैमिली वाला ही है ये। यहाँ पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पर कोई और नया बॉन्ड नहीं बनेगा। AlCl4 माइनस अगर हम लोग को बनाना है तो AlCl4 माइनस में 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, लेकिन माइनस की वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो 4 बॉन्ड बन जाएंगे। ये एल्यूमिनियम है, लेकिन Al माइनस होने की वजह से सिलिकॉन जैसा बिहेव करेगा, तो SiCl4 जैसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका। और AlF6 माइनस 3 वैसे यहाँ पे थोड़ा कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह वाली कहानी है। मैं इसका स्ट्रक्चर ज़बरदस्ती बना देता हूँ, हमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की गिनती करनी है, इसके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। तो Al के साथ अगर F के बॉन्ड्स बनेंगे तो यहाँ पर 6 बॉन्ड बनेंगे। अब इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेट है, कौन सा क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे Al पे -3 आ जाएगा। फॉर्मल चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम को दे दीजिए। फॉर्मल चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम को दे देने से आपके एल्यूमिनियम पे 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 और आ गए, तब जाके इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 हो पाई। एल्यूमिनियम की कोवेलेंसी AlCl3 में से 3 थी, लेकिन Al3 माइनस में 6 हो गई, क्योंकि AlF3 माइनस में 6 हो गई, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए, 3 खुद के 3 बाहर से, और तीनों अगर 6 के 6 अगर अनपेयर्ड होंगे तो 6 बॉन्ड बना पाएगा। ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हिसाब से हम लोग यहाँ बना रहे हैं। अभी इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेट है, कौन सा कोवेलेंट है, वो इस चीज़ के चक्कर में मत आइएगा। ठीक है, SiCl4। अब ये वाली बात जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, सिलिकॉन अपना कार्बन फैमिली का है और 4 अनपेयर्ड हैं, तो 4 क्लोरीन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बना लेगा और इसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। तो SiCl4 का स्ट्रक्चर और AlCl4 माइनस का स्ट्रक्चर विल बी सेम। नेक्स्ट SiF6 माइनस 2। SiF6 माइनस 2 में -2 मतलब किस पर आना चाहिए, सेंट्रल एटम पे, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होने के बाद हम लोग यहाँ पर टोटल 6 बॉन्ड बना सकते हैं। 4 मैंने बनाए हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो 2 फ्लोरीन के साथ और बॉन्ड बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पे SiF6 माइनस 2 का स्ट्रक्चर ऐसा बना दूंगा, जो कि सल्फर का SF6 के जैसा स्ट्रक्चर है। क्यों है ये, क्योंकि इसके अंदर सल्फर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन में, और सराउंडिंग एटम सेम है, नंबर सेम है, तो स्ट्रक्चर भी सेम होगा। ये चीज़ बार बार मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, जो आपको समझनी है। नेक्स्ट इज SiO4 4 माइनस। अब 4 माइनस है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब आपका ये बन गया 7 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी। तो SiF4 या SiCl4 जैसा स्ट्रक्चर होगा। इन दोनों को स्ट्रक्चर को आप एक जैसा स्ट्रक्चर बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज PCl3। PCl3 में नाइट्रोजन फैमिली का ये फॉस्फोरस, तो इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 3 Cl के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। 5 बॉन्ड बनने के बाद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 नॉन बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 नॉन बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, लोन पेयर। ठीक है, नेक्स्ट अपना बच रहा है PCl4। तो PCl4 में ये PCl4 प्लस है, तो प्लस चार्ज किस पे आ जाएगा, प्लस चार्ज बार बार सेंट्रल एटम को ही देते हैं। प्लस चार्ज में कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्लस चार्ज तो हमेशा सेंट्रल एटम को दे दो। नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो अपन ऑक्सीजन को देते हैं, वरना नेगेटिव चार्ज भी अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमेशा सेंट्रल एटम को दे दो। तो फिर यहाँ पे फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया और 4 ने बॉन्ड बना दिया, तो PCl4 का स्ट्रक्चर भी SiCl4 जैसा ही बना। AlCl4 माइनस हो, SiCl4 हो या PCl4 हो, इनका स्ट्रक्चर सेम बन रहा है। क्योंकि आप सिंपल सा सोचिए, प्लस का मतलब एक पीछे वाले जैसा, माइनस का मतलब एक आगे वाले जैसा। तो एल्यूमिनियम पे एक माइनस आया तो इसके आगे सिलिकॉन आता है, इसका जैसा। फॉस्फोरस पे एक प्लस आया तो एक पीछे वाले जैसा। ये बात हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग PCl5 की। तो फॉस्फोरस पे 5 अनपेयर्ड हैं, और पांचों अगर यहाँ पर 5 बॉन्ड बना ले क्लोरीन के साथ, क्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 5 क्लोरीन के साथ 5 सिंगल बॉन्ड, ऐसा वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये सब रफ स्ट्रक्चर से, मैंने जानबूझ के यहाँ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल नहीं बनाया है। ठीक है, PCl6 माइनस में फॉस्फोरस पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज लगाना है हमको, तो PCl6 माइनस का स्ट्रक्चर SF6 जैसा ही हो जाएगा। POCl3 में PO के साथ डबल बॉन्ड और Cl के साथ सिंगल बॉन्ड, 3 Cl के साथ सिंगल बॉन्ड, ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। और PO4 3 माइनस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसेम्बलेंस समझिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मुझे किस पे रखना होता है। नेगेटिव चार्ज अगर ऑक्सीजन है, एक मिनट जरा, नेगेटिव चार्ज अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे रख देते हैं हम लोग, तो एक डबल बॉन्ड O होगा और 3 O के ऊपर माइनस चार्ज आएगा।
3 O के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, और जो O पे माइनस चार्ज है वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे, और एक O जो अपना जो जिस पे नेगेटिव चार्ज नहीं है वो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। अब इस स्ट्रक्चर को PO4 3- को POCl3 को देखो, इनमें रिसेम्बलेंस क्यों आई? क्योंकि O- 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 Cl के जैसा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रख रहा है, 3 Cl है 3 O- है, एक O है एक O है, एक फॉस्फोरस है एक फॉस्फोरस है, मतलब सभी एटम इस तरह से हैं जिनका नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा। ये बार बार बात आती है, वो हम लोग को यूज़ करनी है। SO2 की बात करें तो सल्फर पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ने बॉन्ड बना लिया, O पे कोई चार्ज नहीं तो डबल बॉन्ड बनाता है, और 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन काम आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में लोन पेयर बनाकर बैठे हैं, तो ये SO2 बन गया। SO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। SO3 के स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड ये और तीसरा डबल बॉन्ड ये। अब कोई लोन पेयर नहीं लगेगा क्योंकि सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 6 आपके यहाँ पे यूज़ में आ चुके हैं, ठीक है, कोई भी लोन पेयर नहीं लगेगा, कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं लगेगा। अगर आपको बात करनी हो यहाँ पे SO3 2- तो SO3 2- में सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 2 O- है, O- सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, अब तो ये याद हो जाना चाहिए, और एक O बचा है वो डबल बॉन्ड O लगेगा, और यहाँ पे सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर बन जाएगा। फिर SO4 2-, अब यहाँ पर SO4 2- में 2 O- के साथ सिंगल बॉन्ड, 2 O बच गए तो उनके साथ डबल बॉन्ड। SO4 2- का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। SOCl2 का स्ट्रक्चर देखिए, SOCl2 के स्ट्रक्चर में Cl के साथ सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और एक लोन पेयर बच जाएगा। SOCl2 का स्ट्रक्चर SO3 2- जैसा, और SO2Cl2 जैसा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा अब तो कि इसका स्ट्रक्चर SO4 2- जैसा, इसका स्ट्रक्चर SO4 2- जैसा, क्योंकि O- और Cl का जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो हम लोग देखते आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड रहते हैं, और डबल बॉन्ड दोनों में है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे, और SOCl2 और SO3 2- का स्ट्रक्चर एक जैसा। SF2 की बात करें तो SF2 में फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनेंगे, दो फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन थे तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए तो 2 लोन पेयर बन गए, ठीक है। यहाँ पर ये बात बहुत सिंपल है, बार बार यूज़ कर रहा हूँ। लोन पेयर का हिसाब किताब सबसे लास्ट में लगाइए, और लगाना ना भूलें, लोन पेयर लिखना जरूरी है, सेंट्रल एटम पे तो लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोन पेयर का हिसाब नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कब? जब हम लोग स्टेरिक नंबर की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। SF4 में सल्फर के पास अपने पास 4 बॉन्ड बनेंगे, 4 बॉन्ड बनने के बाद इसके पास एक लोन पेयर बच जाएगा क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। SF6 में कोई लोन पेयर नहीं बचेगा क्योंकि 6 फ्लोरीन के साथ आपके यहाँ पे 6 बॉन्ड बन जाएंगे, 6 बॉन्ड बन जाएंगे, तो फिर 6 बॉन्ड बनने के बाद कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। SOF4 में आपके पास यहाँ पे 4 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, 6 बॉन्ड बन गए, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म, कोई लोन पेयर नहीं बचा। ClO4- में क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा और एक ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो ClO4- का स्ट्रक्चर ऐसा। ClO3- का स्ट्रक्चर अगर आपसे कोई पूछे तो आप वहाँ पर ClO3- में, एक मिनट ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा स्ट्रक्चर, दोबारा से बोल रहा हूँ, ClO4- में एक ही माइनस है तो सिर्फ एक O- आएगा और बाकी के 3 डबल बॉन्ड O आएंगे, 3 डबल बॉन्ड O आएंगे, ठीक है। और ClO3- में फिर से एक ही नेगेटिव चार्ज है, तो सिर्फ एक क्लोरीन के साथ में जो एक ऑक्सीजन होगा उस पे एक ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आएगा, बाकी 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे, तो एक लोन पेयर यहां पर आ जाएगा क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स में से 5 ने बॉन्ड बनाया तो एक यहां पे लोन पेयर आ जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे ClO2- में क्या होने वाला है। ClO2- में एक माइनस और एक डबल बॉन्ड हो तो आएगा, लेकिन 3 ही इलेक्ट्रॉन का यूज में आया है, तो अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन में से एक लोन पेयर यहाँ पहले बच गया था, एक लोन पेयर और बच जाएगा। एक लोन पेयर तो हमको यहाँ 5 में दिख गया था, तो यहाँ पर 3 का यूज में आया तो एक लोन पेयर और आ जाएगा। तो ClO- में क्या होने वाला है, ClO- में एक नेगेटिव चार्ज के साथ एक सिंगल बॉन्ड, O- के साथ एक सिंगल बॉन्ड, और 7 इलेक्ट्रॉन्स में से 6 बच गए भाई साहब, तो 6 का मतलब 3 लोन पेयर हो गए, तो ये अपने 3 लोन पेयर वाली चीज बन गई, ठीक है। और
नेक्स्ट अपना IO6 5 माइनस। अब IO6 है और 5 माइनस है, यानी जितने O हैं उनमें से एक डबल बॉन्ड O लगेगा, एक डबल बॉन्ड O लग जाएगा। और अपने पास जो बाकी के 5 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5, वो सब O माइनस है। IO6 5 माइनस, 5 ऑक्सीजन पे नेगेटिव और 1 ऑक्सीजन पे कोई नेगेटिव नहीं है, तो इस तरह से 7 बॉन्ड्स बन जाएंगे O माइनस के साथ, 5 O माइनस के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड और 1 O के साथ डबल बॉन्ड, इस तरह से बन जाएगा। IO2 F2 माइनस, इसको थोड़ा सही कर देते हैं, IO2 F2 माइनस, इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का कंपाउंड है। IO2 F2 माइनस के अंदर आपको दो डबल बॉन्ड O लगेंगे और एक F लगेगा, 2 F लगेंगे। एक मिनट, O2 माइनस है, इसको दोबारा देखते हैं। IO2 F2 माइनस में नेगेटिव चार्ज अब हम लोग को ऑक्सीजन पे लगाना है। 2 ऑक्सीजन है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक पे तो लगेगा नेगेटिव चार्ज और एक पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, तो डबल बॉन्ड से लगेगा। और 2 फ्लोरीन है वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड रहेंगे, तो यहाँ पे हिसाब किताब लगा लो। आयोडीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 में से 5 ने बॉन्ड बनाया है, तो एक लोन पेयर बच जाएगा, यानी 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। तो IO2 F2 माइनस का स्ट्रक्चर, रफ स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। इसको बाद में हम लोग देखेंगे सीसॉ टाइप का बनेगा, और उसमें ये भी देखेंगे कि किसको कहाँ लगना है, फ्लोरीन को कहाँ लगना है और इसको कहाँ लगना है, मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल वाली पोजीशन की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, एक और देखते हैं भाई, IOF5। IOF5 में अगर हम लोग देखें तो यहां पर एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और 5 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड, तो टोटल 7 बॉन्ड्स हो गए। 7 बॉन्ड्स हो गए, तो इसके अंदर आपका IOF5 में जितने बॉन्ड्स, जिस तरह से ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर एकदम लगभग सेम ही बनेगा, क्योंकि वापस O माइनस और F के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो नंबर ऑफ एटम सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, तो स्ट्रक्चर सेम, वाली कहानी यहाँ पर भी लग गई। अब आप ये मत सोचना कि यार यहाँ पे डबल बॉन्ड ऊपर लगा दिया, साइड में लगा दिया, ये मॉलिक्यूल घूम सकता है। और अभी हम वैसे भी रफ स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्ट शेप, एग्जैक्ट पोजीशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो भी चलेगी। IO2 F3, IO2 F3 के अंदर अगर बात करें तो आपके 2 डबल बॉन्ड O लगेंगे और 3 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड लगेगा, तो यहाँ पे 7 बॉन्ड्स बन जाएंगे। IO2 F3 का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। और ठीक है, 44 तक तो इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं IF7 आयोडीन को सिंपल 7 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाना, इससे इजी स्ट्रक्चर तो हो नहीं सकता, और ये बहुत काम का स्ट्रक्चर भी है। 7 बॉन्ड बनने के बाद आयोडीन के पास कोई लोन पेयर नहीं बचेगा, तो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं लगाएंगे। IF6 माइनस, इसमें 6 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद आयोडीन पे एक नेगेटिव चार्ज भी है और एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ भी है, तो यहाँ पे 7 के बाद एक बाहर से आने से 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन्स में से आपके 6 ने बॉन्ड बना लिया, तो एक लोन पेयर बचेगा। ये XeF6 से रिसेंबल करने वाला है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर XeF6 बनाएंगे, उससे रिसेंबल करेगा, क्योंकि जीनन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और I माइनस के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 बॉन्ड बनने के बाद एक लोन पेयर बचेगा। BRF5 में ब्रोमीन ने 5 फ्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बना लिए और एक लोन पेयर बच जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो ClBrI है, इनके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और फ्लोरीन के पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये अपने ग्रुप 17 के हैं। तो अपन ये याद कर लें एक बार, दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। 13 के पास 3, 14 के पास 4, 15 के पास 5, 16 के पास 6, 17 के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो BRF5 का बना लिया अपन ने, BRF4+। अब ये प्लस चार्ज किस पे जाएगा, Br पे जाएगा। और F4+ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 1 2 3 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन गया और एक लोन पेयर बचेगा। अब क्योंकि वैसे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निकल गया तो 6 बचे, 6 में से 4 ने बॉन्ड बना लिया, तो ये स्ट्रक्चर SF4 जैसा बन जाने वाला है। ठीक है, BRF4- अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे एक बाहर से आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 4 ने बॉन्ड बना लिया, 4 ने बॉन्ड बना लिया, तो एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट ClF3 के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे 3 फ्लोरीन के साथ आपका बॉन्ड बन गया और 7 में से अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी 2 लोन पेयर बच गए।
Brf2 प्लस में अगर आप बात करें तो यहाँ पे फिर से 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी है, तो 2 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर 2 लोन पेयर बच जाएंगे, क्योंकि 6 में से 2 ने अगर बॉन्ड बना ले तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। एक मिनट, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट Brf2 माइनस, अब Br पे माइनस है तो 7 में 1 जुड़ेगा 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में 2 ने फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया तो बचे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन के बन गए 3 लोन पेयर। तो Brf2 माइनस का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। I3 माइनस का स्ट्रक्चर और Brf2 माइनस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिमिलर है, बस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज पता नहीं क्यों होते लोग। अगर I3 है मेरे पास तो 3 I में से 2 I सराउंडिंग एटम होंगे और 1 सेंट्रल एटम होगा, और जो सेंट्रल एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो सेंट्रल आयोडीन पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 में से 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद आपके पास यहां पर बचेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर बनेंगे कितने, यहां पर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन के बनेंगे 3 लोन पेयर। अब यहां पर वो लोग जो केमिकल बॉन्डिंग वाला, जो हाइब्रिडाइजेशन वाला जो फार्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, वो लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव चार्ज है, वो जो बॉन्ड वगैरह है, वो किसके साथ लेना है किसके साथ नहीं लेना है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आप यहाँ पे साइड एटम और सेंटर एटम पहचानते हैं तो फार्मूला वहाँ पे यहाँ पर भी लगा सकते हैं, मतलब थोड़ा स्मार्टली लगाना पड़ेगा आपको फार्मूला, तो आप लोग कर पाओगे कि इसमें I माइनस को सेंट्रल एटम लेना और I को सराउंडिंग एटम लेना। ये बात समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर तो स्ट्रक्चर ही बन जाएगा। वैसे भी I3 प्लस, फिर से I3 प्लस में आप आयोडीन जो बीच वाला है उसको प्लस ले लो और अगल बगल वाले को I ले लो। अब बीच वाला जो I प्लस है उस पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 में से 1 चला गया, तो 6 में से 2 ने बॉन्ड बना लिया तो बचे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर यानी 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 लोन पेयर है, मैं कहीं बना देता हूँ, रफ स्ट्रक्चर बना रहे भाई, अभी ये नहीं देखना कि कहाँ रख रहा हूँ, अभी रफ स्ट्रक्चर चल रहा है। नेक्स्ट SnCl2, SnCl2 में हम लोग यहाँ पर क्या सोचेंगे कि यहाँ पे कार्बन फैमिली का है ये, तो कार्बन फैमिली के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 अनपेयर्ड में से 2 ने बॉन्ड बना लिया तो 1 लोन पेयर बच गया। ठीक है, यहाँ पे 4 में से 2 ने बॉन्ड बना लिया तो 1 लोन पेयर बच गया। नेक्स्ट देखो आप XeF2, अब ये जीनन जो है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जीनन के पास अगर XeF2 की बात चल रही है तो जीनन ने 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के 3 लोन पेयर बन जाएंगे, 1 2 3। XeF4 में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन है जीनन के पास, 4 ने बॉन्ड बना लिया, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 लोन पेयर बच गए। XeF6 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, 6 फ्लोरीन है, 6 सिंगल बॉन्ड बन गए, 1 लोन पेयर बच गया। अगर XeOF4 की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 डबल बॉन्ड हो और 4 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड और 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 ने बॉन्ड बना लिया, 1 लोन पेयर बच गया, तो 1 लोन पेयर यहाँ लगा देंगे आप। नेक्स्ट XeO2F2, तो 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड यानी 4 बॉन्ड बन गए, 2 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड यानी कि 2 सिंगल बॉन्ड बन गए, तो टोटल 6 हो गए, फिर से 1 लोन पेयर बच गया, तो 1 लोन पेयर को आप यहाँ लगा दो। 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 में से 6 बॉन्ड बने तो 1 यहाँ पर लोन पेयर बच गया। XeO6 माइनस, भाई साहब यहाँ पे 4 तो अपने पास O माइनस है, 4 O माइनस के साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा और 2 ऑक्सीजन फिर भी बचेंगे, तो 2 ऑक्सीजन के साथ अपन डबल बॉन्ड बना लेंगे। जीनन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और 8 यहाँ पर बॉन्ड्स बन चुके हैं, कोई लोन पेयर नहीं बचा, तो यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं लगाएंगे। XeOF2 में 1 डबल बॉन्ड O, 2 फ्लोरीन के बाद 4 बॉन्ड बने हैं और यहाँ पर 2 लोन पेयर बचेंगे। 2 लोन पेयर का मतलब क्या हुआ, 2 लोन पेयर का मतलब यहाँ पर ऑल टुगेदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये जितने स्ट्रक्चर्स मैंने आपको सिखाए ये सब थे रफ स्ट्रक्चर्स, और इनको करने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। ये मैंने आपको इनके सॉल्यूशंस बताए हैं, लेकिन इसका बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका ये है कि आप इस वाली स्लाइड को एक रफ कॉपी पे नोट करें और वहाँ से स्ट्रक्चर बनाएं अपना। यहाँ पर एक थोड़ा सा ये करेक्शन है, ये IO2F2-1 है, IO2F2-1, इसके अंदर आप स्ट्रक्चर्स बनाइए और उन स्ट्रक्चर्स को जो मैंने अभी अभी यहाँ पर बताया है उनसे फिर क्रॉस चेक कीजिए।
इन स्ट्रक्चर्स के अंदर, रफ स्ट्रक्चर्स के अंदर आप इसका टेंशन नहीं लेंगे कि सीसॉ बन रहा है नहीं बन रहा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन रहा है नहीं बन रहा है। शेप जैसी बननी चाहिए वैसी नहीं भी बनी तो भी चल जाता है। लेकिन जो हम लोग अब बात करेंगे इन्हीं रफ स्ट्रक्चर्स को हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू कैसे चेंज करते हैं, तो ये वाली टेबल मैंने आपको वन शॉट के अंदर सिखाई थी बहुत डिटेल में, और ये वाली टेबल आपको याद होनी भी चाहिए। यहाँ पे हम लोग स्टेरिक नंबर चला रहे हैं। स्टेरिक नंबर के अंदर हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में सिग्मा प्लस लोन पेयर लिख रहे हैं, यानी पहला नंबर सिग्मा बता रहा है, ब्रैकेट के अंदर जो पहला नंबर है वो सिग्मा बता रहा है, बाद वाला लोन पेयर बता रहा है। तो अगर आपके पास कहीं पे 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर हैं तो वो sp होता है और उसका शेप लीनियर होता है, जैसे कि BeCl2। अगर आपके पास 3 सिग्मा 0 लोन पेयर है तो ट्राइगोनल प्लेनर, जैसे कि BeCl3। अगर 2+1 है यानी यहाँ पे लोन पेयर आ जाए तो किसी एक बॉन्ड की जगह पर ही लोन पेयर आता है, और लोन पेयर आने की वजह से जो यहाँ पर एंगल 120 था वो एंगल यहाँ पे लेस देन 120 हो जाता है, और एक लोन पेयर के आने की वजह से लगभग 2-2.5 डिग्री का डिफरेंस आता है। ये हर बार 2-2.5 का ही आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, रेंज होती है 2-3 डिग्री के बीच में कहीं पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल में। टेट्राहेड्रल में 4+0 के लिए मतलब ये सिग्मा प्लस लोन पेयर ही है, तो इससे sp3 शेप होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, शेप टेट्राहेड्रल होता है। एक लोन पेयर आ जाएगा तो लोन पेयर के आने की वजह से ये एंगल लेस देन 109.5 हो जाता है, और एक और लोन पेयर आने की वजह से एंगल यहाँ पर लेस देन 109.5 ही बोलते हैं। लेकिन अगर मैं इसको θ1 बोलूँ और इसको θ2 बोलूँ तो θ2 की वैल्यू छोटी आती है, यानी θ1 इज ग्रेटर देन θ2, ये यहाँ पर हो जाता है। और इसमें हम लोग CH4 का एंगल लगभग 109.5 बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, NH3 का एंगल 107 बोलते हैं और H2O का एंगल 104.5 बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि दुनिया में जितने sp3 2+2 वाले उन सभी का एंगल 104.5 होता है, क्योंकि सेंट्रल एटम के चेंज होने से भी बॉन्ड एंगल चेंज होता है, सराउंडिंग एटम के चेंज होने से भी बॉन्ड एंगल चेंज होता है। हाँ, अराउंड ये रहेगा, ये कह सकते हो आप। ठीक है, ये वाली बात हमें समझनी थी। ये वैल्यू मैंने ये लिख के दिखाई कि देखो कि जितने लोन पेयर बढ़ेंगे उतना बॉन्ड एंगल की वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ पर अपना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के अंदर अगर आप लोग ये ध्यान रखें कि 5+0 सिग्मा प्लस लोन पेयर लिखा गया है, यहाँ पर 5+0 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसको मैं TBP बोलूँगा। और अगर 4+1 है तो सीसॉ के अलावा इसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं, टेट्राटॉटर भी बोलते हैं, और एक हम लोग इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ये अपना NCERT का ही नाम है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, और एक फोल्डेड स्क्वायर। ये दोनों NCERT में लिखे हुए हैं, फोल्डेड स्क्वायर भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ये तीनों नाम में से कोई भी एक नाम लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि वो 4+1 के लिए हो रहा है। और इसका बेस्ट एग्जांपल अपना SF4 है। SF4 के अंदर कैसे स्ट्रक्चर होगा अभी हम लोग देखेंगे। वो यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाएगा और B की जगह पे F रख दीजिए, A की जगह पे S रख दीजिए, तो वो सीसॉ हो जाएगा। ये बॉन्ड एंगल्स यहाँ पे सभी बॉन्ड एंगल्स लेस देन 120, लेस देन 90, लेस देन 180 हो जाते हैं। जो यहाँ पे एंगल थे उन सबसे थोड़े थोड़े छोटे हो जाते हैं, क्योंकि लोन पेयर थोड़ा सा पुश करता है और एंगल छोटे हो जाते हैं। यहाँ पे 3+2 के लिए T शेप हो जाती है। T शेप का बेस्ट एग्जाम्पल ClF3 है। और इन तीनों के अंदर आप लोग देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो लोन पेयर 1 हो चाहे 2 हो चाहे कुछ हो, वो हमेशा इक्विटोरियल पर ही रखा जाएगा, इक्विटोरियल पोजीशन पर ही रखा जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन में रखा जाएगा। एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, 2 तरह के एटम हो गए, मान लो फ्लोरीन क्लोरीन, तो हमेशा sp3d में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम को मोर EN लिखा गया है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम को हमेशा एक्सियल पोजीशन पर रखना है। ये किसकी बात चल रही है? sp3d में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। जैसे अगर PCl3F2 है तो F को हम लोग रखेंगे एक्सियल पे और Cl को रखेंगे इक्वेटोरियल पे। पहली प्रायोरिटी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की एक्सियल पे है। अगर एक्सियल सारे ऑक्यूपाई हो जाए तो फिर उसके बाद आप लोग उनको इक्वेटोरियल पे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये 2+3 में फाइनली लीनियर आता है।
इसके अंदर बॉन्ड एंगल फिर से 180 हो जाता है। बाकी इन दोनों में लेस देन 120 लेस देन 90 होते हैं, इसमें तो लेस देन 120 वाला भी नहीं रहता, और यहाँ पे 120 90 और 180 रहते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, 1 मिनट, इसका एग्जाम्पल ये I3 माइनस है, I3 माइनस है ये एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 6 + 0। 6 + 0 के अंदर यहाँ पे फिर से सिग्मा प्लस लोन पेयर की बात चल रही है। सिग्मा प्लस लोन पेयर अगर 6 है तो sp3d2 यानी स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल होता है। इसमें सभी एंगल 90 के होते हैं, 90 के 12 एंगल होते हैं और 180 के 3 एंगल होते हैं, ठीक है। और इसमें लोन पेयर आप कहीं भी रख सकते हो, लेकिन जहां पे रखोगे उसके ऊपर वाले एंगल्स लेस देन 90 के हो जाते हैं और शेप स्क्वायर पिरामिडल रह जाती है। पहले बाई पिरामिडल थी, फिर स्क्वायर पिरामिडल रह जाती है एक लोन पेयर की वजह से, सिर्फ एक तरफ पिरामिड रह जाता है। और दूसरा लोन पेयर हमेशा इसके अपोजिट रखना है। आप पहला लोन पेयर कहीं भी रख सकते हो, लेकिन दूसरा लोन पेयर हमेशा पहले लोन पेयर के अपोजिट रखना है, स्क्वायर बाय पिरामिडल के अंदर, sp3d2 के अंदर, ठीक है, ताकि शेप स्क्वायर प्लेनर हो जाए। इसका एग्जांपल XGF4, अभी मैं स्ट्रक्चर आपको बना के भी दिखाऊंगा। 7 + 0 के अंदर आपका 2 तरह के एंगल्स होते हैं, 72 डिग्री और 90 डिग्री, एक 180 भी होता है। इसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड एंगल्स की बात करते हैं हम लोग। जो इक्वेटोरियल पोजीशन है उनके बीच में एंगल 72 डिग्री और एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, और 2 एक्सियल वालों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। यहाँ पे पेंटागोनल बाइपिरामिडल में अगर आप लोन पेयर लेके आते हो तो उसकी शेप थोड़ी इस तरह की जाती है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा दूँ। ये शेप जहाँ से लोन पेयर निकलता है उस जगह पे एंगल ग्रेटर देन 90, और जहाँ लोन पेयर नहीं है वहाँ पे एंगल लेस देन 90। मतलब ये शेप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। ऑक्टाहेड्रल बनाया पहले मैंने, 6 बॉन्ड बनाए, 6 बॉन्ड में से फिर एक लोन पेयर जहाँ पे निकाल रहे हो आप, वहाँ पे बॉन्ड एंगल थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसको सिखाने के लिए शॉर्ट ट्रिक ऐसी बोल देते हैं कि आप पहला लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रख दो, वो शॉर्ट ट्रिक है। उसको करने से आपको दिख जाता है कि जहाँ पे आप लोन पेयर रख रहे हो वहाँ पर एंगल ग्रेटर देन 90 के हो जाएंगे। तो वो शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन इसका एक्चुअल में ये सबसे बढ़िया तरीका है। ये एकदम सही याद रखना। एक ही एग्जांपल है XGF6, इसका शेप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं इसको। XGF6 एकमात्र एग्जांपल है, डायरेक्ट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है। अपने P ब्लॉक के अंदर इसका स्ट्रक्चर दिया भी हुआ है, ठीक है, कि ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करें पेंटागोनल प्लेनर। पहला लोन पेयर अगर एक्सियल पे रख दिया तो दूसरा भी यहाँ पर एक्सियल पे रखेंगे, और ये एक दूसरे के सामने सामने होना चाहिए ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्जन हो जाए और हमारी शेप पेंटागोनल प्लेनर हो जाती है। इसका भी एक एग्जांपल है XGF5 माइनस। ये 2 बात इंपॉर्टेंट है कि कोई आपसे पूछे कि स्टेरिक नंबर 6 में 3 + 3 क्यों नहीं होता, या स्टेरिक नंबर 7 में 4 + 3 क्यों नहीं होता, तो आप वहाँ पर बोलोगे कि हम ऐसी कोई स्पीशी नहीं बना सकते जिसमें 2 लोन पेयर को 90 डिग्री या उससे कम एंगल पे रखना पड़े, ठीक है। ठीक है जी। तो हम लोग इस वाले को देखकर बस ये थोड़े से स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाएंगे और इन स्ट्रक्चर्स के अंदर चीज़ें देखेंगे कि क्या गड़बड़ हुई है, क्या चीज़ें हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं, इस वाली स्लाइड को अपन ने पूरी तरह से वहाँ पे होमवर्क कर दिया था, और इस होमवर्क को हम लोग यहाँ पर होमवर्क ना करके इसमें सीधा क्लास वर्क करने वाले हैं। और ये सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक एक स्ट्रक्चर को पूरा ड्रॉ करेंगे भैया, और इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखेंगे कि इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेंज हो रहा है, मतलब हाइब्रिडेशन क्या यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से शेप में क्या चेंज आ रहा है, एंगल में क्या चेंज आ रहा है, पी पाई कितने, पी पाई कितने हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्ट्रक्चरल, इन सब की बात हम लोग इसमें करेंगे। पहले सबके एक साथ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उनके अंदर हम लोग पी पाई डी पाई कैसे हैं वो सब देखेंगे हम लोग। तो ये बड़ी डरावनी सी स्लाइड है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले ये सभी स्ट्रक्चर्स एक बार वीडियो पॉज करके पूरा स्ट्रक्चर्स को सारों को आप लोग बनाएंगे, और उन स्ट्रक्चर्स को जो मैं अभी थोड़ी देर में इनके सॉल्यूशंस बनाऊंगा उनसे क्रॉस चेक करेंगे। जैसे हम लोगों ने रफ स्ट्रक्चर्स के अंदर एक एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, वैसे मैं यहाँ पे एक एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला हूँ। और आप देख सकते हो यहाँ पे नंबरिंग के हिसाब से कुछ स्ट्रक्चर्स जो हम लोगों ने रफ बनाए थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा और आ गए, तो ठीक है, उनका भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देख कर लेंगे। लेकिन इतने स्ट्रक्चर्स के अंदर
अगर आप बाद में इनका जेस्ट निकालोगे, इनका निचोड़ निकालोगे, तो आपको नजर आएगा कि ये सभी स्ट्रक्चर्स में से कुछ ही स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखने हैं, उसके बाद आप सभी स्ट्रक्चर्स को खुद से बना पाओगे अगर आप रिलेट करना सीख गए तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेके, मैं यहाँ से थोड़ा सा हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके रुक कर आप लोग इसके अंदर पहले खुद से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कीजिए, वीडियो पॉज करके स्ट्रक्चर बना लीजिए, और उसके बाद अब मैं जिसके सॉल्यूशंस बनाऊंगा उनसे आप इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग स्ट्रक्चर्स। मैं अब जब बना रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि आपने इसके स्ट्रक्चर्स, इन सब के स्ट्रक्चर्स एक एक बार खुद से बना लिए हैं अपने पेन पेपर पे। अब उनको हम लोग देखते हैं। BeCl2 का जब हमने रफ स्ट्रक्चर बनाया था तो BeCl2 में आपने बेरिलियम के 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए थे और इसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचता क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से भी स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि BeCl2 में जब आपने 2 बॉन्ड बना लिए उसके बाद आप यहां पे देख रहे हो कि यहां पे कोई लोन पेयर नहीं बचा, तो इसका स्टेरिक नंबर हो गया 2+0 यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp और शेप हो गई लीनियर शेप हो गई, तो बॉन्ड एंगल हो गया इसका 180 डिग्री। ठीक है, बॉन्ड एंगल हो गया इसका 180 डिग्री। अगर बात करें BeF4-2 की, तो BeF4-2 का जो हम लोगों ने रफ स्ट्रक्चर बनाया था उसके अंदर हम लोगों ने ये बोला था कि यहाँ पर 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, तो यानी कि यहाँ पर अपने पास आने वाला है 4+0 का मतलब यहाँ पर शेप आने वाली है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल के अंदर कोई भी यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल होंगे 109.5, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। ठीक है, और स्ट्रक्चर अगर टेट्राहेड्रल है तो फिर आप यहाँ पे BeF4-2 को ऐसा बना सकते हो भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग BF3 की, तो BF3 का स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। मैं पहले से ही शेप बना दूं, वो मेरे को बताना भी है। आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पे 3+0 के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर। मैं पहले से बना रहा हूँ, लेकिन अगर आपको करना है तो आप यहाँ से शुरू करिए। मैं इसको और इसमें और करके दिखाता हूँ आपको कि अगर आपको बोले BF4-, तो BF4- के अंदर हम लोगों ने जो रफ स्ट्रक्चर बनाया था उसके अंदर 4 कोवेलेंट बॉन्ड थे और लोन पेयर नहीं था, तो 4+0 से हाइब्रिडाइजेशन आ गई थी sp3 और शेप आ गई थी टेट्राहेड्रल। तो अब आप इसको BF4- को ऐसे कर सकते हो, टेट्राहेड्रल की फॉर्म में बना दीजिए। अब ये जो स्ट्रक्चर्स मैं बना रहा हूं, अगर वो टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल ही ड्रॉ कर रहा हूं, अगर वो लीनियर है तो लीनियर ही ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अब उनकी जो सही शेप है वो भी तो जाननी है, और सही शेप जानोगे तभी आप उनके सही एंगल्स भी ड्रॉ कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस तरह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो आप चाहें तो रफ स्ट्रक्चर को दिमाग में सोच के फिर आप जो है नीचे वाला बना लीजिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल के हाइब्रिडाइजेशन शेप और एंगल निकाल लीजिए, या फिर अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो गए हैं बनाते बनाते तो आप ये कैलकुलेशन दिमाग में करके पहले सही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो और फिर ये यहाँ पे लिख दो। दोनों में से कोई सा भी तरीका आपके लिए जैसा सूटेबल लगे वैसे ठीक है। मैंने पहले यहाँ स्ट्रक्चर लिखा, फिर डिटेल्स लिखी, इसके अंदर पहले डिटेल लिख दी, फिर स्ट्रक्चर बना लिया। जैसे आपको सूट करे वैसे करिए, लेकिन इन दोनों में रिक्वायर्ड प्री रिक्वेस्टेड चीज़ क्या है कि आप रफ स्ट्रक्चर्स को बनाना सीख जाएं, सेंट्रल एटम पे सिग्मा और लोन पेयर लगाना सीख जाएं। अगर आपको वो आता है तो आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना आ रहा है BO3-3-, तो BO3-3- में 3 O- के साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा, यानी यहाँ पर बनेगा 3+0। 3+0 के लिए हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2 एंड शेप विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। TPL का मतलब है ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट CH4 में हमारा 4+0 का मतलब ये बनेगा sp3 के अंदर बनेगा टेट्राहेड्रल हमको पता ही है, CH4 वैसे भी टेट्राहेड्रल होता है, तो टेट्राहेड्रल जैसा आपको ड्रॉ भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है CH3+।
अब CH3 प्लस में अपने 3 सिग्मा बने थे और 0 लोन पेयर थे, तो 3 + 0 के लिए हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, तो CH3 प्लस का स्ट्रक्चर BH3 जैसा हो जाएगा भाई। CH3 प्लस का स्ट्रक्चर BH3 जैसा हो जाएगा। और यही बात आपको यहाँ पे सीखनी भी है कि C प्लस एंड B विल हैव सेम इलेक्ट्रॉन सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ गया, शेप भी सेम आ गई, इसमें हाइब्रिडेशन भी सेम आ गया, शेप भी सेम आ गई। CH3 प्लस के बाद CH3 माइनस में अपना 3 सिग्मा और एक लोन पेयर था 3 + 1 के लिए हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 एंड शेप विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल। जैसा हम लोग किसकी बात करते हैं, अमोनिया की बात करते हैं, वैसी चीज हो गई यहाँ पे। तो CH3 माइनस का जो शेप आया है वो बिल्कुल NH3 जैसा आ गया है, एक लोन पेयर आ गया। अब यहाँ पे पिरामिडल है तो पिरामिडल बनाने की आदत डालनी पड़ेगी। कोई एंगल पूछेगा तो आप बोलना कि लोन पेयर की वजह से एंगल लेस देन 109.5 डिग्रीज। यहाँ पे 107 नहीं बोल सकते, 107 बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। 107 अमोनिया के लिए ठीक है, इसके अंदर भी वैसा ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने बताया है आपको, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के चेंज होने से बॉन्ड एंगल चेंज हो जाते हैं। CO3 2 माइनस के अंदर अगर आप लोग बात करें, यहाँ बनाते हैं इसको CO3 2 माइनस, चलो एक तो यही बन जाएगा। CO3 2 माइनस में अपना 3 + 0 यानी कि sp2 में शेप ट्राइगोनल प्लेनर आएगी। अब यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर देता हूं मैं। CO3 2 माइनस पे कोई आपसे पूछे कि बॉन्ड एंगल कितना, तो आप यहां पर ये डबल बॉन्ड वाला एंगल और ये सिंगल बॉन्ड वाला एंगल अलग अलग नहीं बोलोगे, क्योंकि यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, दैट इज रेजोनेंस। तो जब रेजोनेंस हो तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया दैट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब रेजोनेंस हो तो आपकी सभी चीजों का जो आंसर है वो रेजोनेंस हाइब्रिड से आता है। एंड रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ पर आपके पास ऐसा आएगा जिसके अंदर सभी का बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एंगल इक्वल है। तो इस जगह पे अगर आपके 3 बॉन्ड एंगल इक्वल हैं तो 120 डिग्री का 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा, यानी 360/3 वाला एंगल बनेगा। यानी इसका बॉन्ड एंगल ट्राइगोनल प्लेनर के हिसाब से 120 डिग्री ही आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, CO3 2 माइनस के अंदर बॉन्ड एंगल्स, सभी बॉन्ड एंगल्स 120 होते हैं, कोई बॉन्ड एंगल बड़ा छोटा नहीं होता। ठीक है, CO3 2 माइनस का CO2 का स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना देता हूँ। CO2 में आपके पास 2 सिग्मा और 0 लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp एंड शेप विल बी लीनियर। ठीक है, ये CO2 का स्ट्रक्चर हुआ। और COCl2 का स्ट्रक्चर यहाँ बना देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा और क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनेंगे। तो पाई बॉन्ड नहीं गिनने, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं। तो यहाँ पर आएगा अपना 3 + 0 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 और शेप विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल और इम्पॉर्टेंट बात है। इन सभी बातों को आपको समझना होगा। इसके अंदर अगर एंगल की बात आ जाए, अब अगर इसके अंदर एंगल की बात आ जाए, चलो कलर चेंज करके दिखा देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर यहाँ पर एंगल की बात आ जाए, ये अगर एंगल θ1 है और ये एंगल अगर θ2 है, तो यहाँ पे θ1 और θ2 में से θ1 जो है वो बड़ा एंगल होगा। कारण यह है कि वहाँ पे डबल बॉन्ड का रिपल्जन ज़्यादा होता है सिंगल बॉन्ड से। लेकिन यहाँ पर अगर आपको बात करें, यहाँ पर अगर ये θ1 है और ये θ2 है, तो यहाँ पे θ1 इज इक्वल टू θ2 होने वाला है। ये बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वहाँ रेजोनेंस है, इक्विवेलेंट RS है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर सब कुछ बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा रेजोनेंस है जिससे इक्विवेलेंट RS नहीं बनेंगे, तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीब्यूशन होने की वजह से इक्वल तो नहीं आएगा, अनइक्वल रहेगा। और जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पे बड़े एंगल रहेंगे। क्या ये बात समझ में आई? ये समझ में आनी चाहिए। बॉन्ड एंगल की बात हम साथ साथ में करते जा रहे हैं। प्लेनर नॉन प्लेनर सबसे लास्ट में कर देंगे, पी पाई डी पाई भी सब लास्ट में कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं NH4+ की। तो मैं यहाँ पर यहीं से बनाना शुरू कर देता हूँ। NH4+ का स्ट्रक्चर जो आएगा वो आएगा 4 + 0 यानी कि sp3
और sp3 के अंदर अपना आएगा टेट्राहेड्रल। sp3 टेट्राहेड्रल के अंदर एकदम CH4 जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें बस कार्बन की जगह बीच में नाइट्रोजन प्लस लिख दीजिए और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के साथ शेप मैं पहले से ही टेट्राहेड्रल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ? क्योंकि ये शेप एक्चुअल में आने वाली है 4+0 के लिए। आपका यहाँ पर sp3 टेट्राहेड्रल है तो ये sp3 टेट्राहेड्रल ड्रॉ कर लीजिए। NH3 में आपका 3+1 यानी कि हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही रहेगा, लेकिन शेप विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल रहेगा तो ट्राइगोनल पिरामिडल बना लीजिए। इसमें 3 हाइड्रोजन नीचे की तरफ पिरामिड शेप में बनाइए और एक लोन पेयर ऊपर लगाइए। ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन, ये आपकी शेप बन जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल। और इसके अंदर बॉन्ड एंगल लेस देन 109.5 और एग्जैक्टली 107 होता है। अमोनिया में बोल सकते हो आप। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर 3+1 के अंदर क्या 107 होता है। नहीं, हर के अंदर नहीं होता, अमोनिया के अंदर 107 होता है। हाँ, ये तो कह सकते हो लेस देन 107 होता है, 109.5 होता है। 107 सिर्फ अमोनिया के लिए बोलेंगे। NH2- की बात करें तो NH2- में आपके पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बनेंगे और 2 लोन पेयर बनेंगे। तो 2 लोन पेयर और 2 सिंगल बॉन्ड 2+2 यानी कि हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 रहेगा, लेकिन शेप हो जाएगा वी, बेंट या एंगुलर। कुछ भी लिख सकते हैं, तीनों में से क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। आपको ये पढ़ना आना चाहिए और ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। वी, बेंट, एंगुलर हो सकता है, ठीक है। NH2- के अलावा NH2- माइनस भी लिख देते हैं यहाँ पे, एक मिनट, माइनस भी लिख देते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग NO2-। अब NO2- में डबल बॉन्ड इधर आएगा, O- इधर आएगा। ये रफ स्ट्रक्चर से आ गया, एक लोन पेयर आ गया, यानी यहाँ पर आ गया आपके पास 2+1। 2+1 के लिए हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। sp2 के लिए शेप विल बी वी, बेंट या एंगुलर, ठीक है। और ये जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो लेस देन 120 रहेगा। ये लेस देन 109.5 नहीं बोलना है। ऐसा नहीं है कि ये वी बेंट एंगुलर और ये वी बेंट एंगुलर एकदम सेम है। ये sp3 का वी बेंट एंगुलर है और ये sp2 का वी बेंट एंगुलर है। तो इन दोनों के अंदर अगर बॉन्ड एंगल बोलेंगे तो ये 109 से थोड़ा कम, ये 120 से थोड़ा कम। 120 से थोड़ा कम होगा तो मतलब कितना हो जाएगा? लगभग 118 117 हो जाएगा। यहाँ पर 109 से थोड़ा कम हो गया भाई, तो 107 104.5 या 104 ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर आप कंपेयर करोगे तो NH2- के अंदर एंगल विल बी मोर स्मॉलर। और मोर स्मॉलर नहीं बोलेंगे, लेसर बोल देते हैं सीधा, ठीक है। इसका एंगल विल बी लेसर, स्मॉलर, ठीक है। NO2- के बाद अगर बात करें तो NO2- के बाद NO3- की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर NO3-। इसको थोड़ा सा अलग कलर से दिखा देता हूँ। बहुत काम का स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें अगर आपने ये स्ट्रक्चर बना दिया N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O-, तो गड़बड़ हो जाती है। अभी तक जो रूल सिखा है उसके अकॉर्डिंग आप ये वाला स्ट्रक्चर बना दोगे, लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या हो जाती है? बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम 3 ही अनपेयर्ड होते हैं, और अगर आपने ये बना दिया तो यहाँ पर 5 अनपेयर्ड के हिसाब से बॉन्ड बन गए। 5 अनपेयर्ड वाला स्ट्रक्चर गलत होता है। नाइट्रोजन के लिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, वो तब होते जब डी होता और डी नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर गलत है। तो इसका सही स्ट्रक्चर क्या है? इसका सही स्ट्रक्चर है N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और O-। ये भी चलेगा, और आप ये भी कर सकते हैं N डबल बॉन्ड O, O- प्लस O-। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर सही हैं, लेकिन ये गलत है। तो मैं इसमें यहाँ पे कलर लेके आपको समझा देता हूँ कि ये वाला स्ट्रक्चर आपको कभी भी नहीं बनाना है, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये स्ट्रक्चर चलेगा, ये स्ट्रक्चर भी चलेगा। NO3- के ये 3 स्ट्रक्चर में से ये 2 स्ट्रक्चर सही है। जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये गलत है, कभी भी नहीं बनाएंगे। नाइट्रोजन कैन नेवर फॉर्म 5 कोवेलेंट बॉन्ड। वो 4 बॉन्ड बना सकता है, जिनमें से 3 कोवेलेंट, 1 कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये बात अगर रहेगी तो आप लोग कोई गलती नहीं करोगे। बैक टू हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर अगर आपको कोई पूछे तो आप बोलेंगे यहाँ पे sp2 है क्योंकि 3+0 है, और शेप विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। शेप विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग NO3- के अलावा NO2+।
NO2 प्लस तो बहुत ही सिंपल, मैंने आपको बताया कि NO2 प्लस में ऑक्सीजन पे नहीं नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, और इसका आप जो हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे वो sp बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 + 0 और शेप जो हो जाएगी वो हो जाएगी लीनियर। ठीक है, अगर NO2 प्लस के बाद NOCl की बात करें तो NOCl में भी एक डबल बॉन्ड हो, एक Cl, एक लोन पेयर आएगा, और इसके अंदर आपका आएगा sp2, इसके अंदर आपका आएगा, एक मिनट मैं इसको नीचे लिख दूँ, थोड़ी जगह बना लेते हैं अपन लोग। इसके अंदर आएगा आपका sp2 2 + 1 और शेप विल बी V बेंट एंगुलर। ठीक है, NOCl में ऐसा हो जाएगा। NOF3 बहुत ही सही स्ट्रक्चर है ये। NOF3 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा और 3 फ्लोरीन होंगे। तो फिर से यहाँ पर अगर आपने डबल बॉन्ड बना दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, 5 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन सकते, एक कोऑर्डिनेट और 3 कोवेलेंट बन सकते हैं। NOF3 में आपका यहाँ पे 4 + 0 यानी sp3 यानी शेप जो हो जाएगी वो हो जाएगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, फिर आ रहा है अपना H2O। H2O के अंदर अगर आप बात करें तो H2O में अपना NH2 मैंने जैसा बनेगा, यानी यहाँ पर आप बनाओगे sp3 2 + 2 V बेंट और शेप किसकी जैसी, NH2 की जैसी, तो 2 लोन पेयर आपने यहाँ पर बना दिए। और H3O+ के अंदर थोड़ी अपने पास यहाँ पे जगह कम बची है, पर ठीक है यहाँ बना लेते हैं। H3O+ के अंदर अपना 3 + 1 यानी 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 ट्राइगोनल प्लेनर, और स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा NH3 जैसा। क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लेकिन O+ के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो अमोनिया जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। एक और बच गया O3, उसको मैं यहाँ बना देता हूँ। O3 के अंदर स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, O डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो और एक लोन पेयर। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड है, तो 2 बॉन्ड बनाने के बाद, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको शेयर कर दिया है तो फिर एक ही लोन पेयर बचेगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे तो आप यहाँ पे 2 + 0 यानी 2 + 0 नहीं 2 + 1 यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप विल बी V बेंट एंगुलर। और इसके अंदर अगर कोई आपसे एंगल पूछेगा तो आप यहाँ पे <120 डिग्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नंबरिंग के हिसाब से अपन ने कर दिया, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे जो सीक्वेंसिंग है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। अगर मैंने ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया, नंबरिंग लिख देते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लिख देते हैं, नंबरिंग लिख देते हैं। ये अपना हो गया 12 यहाँ पर है, 12, 13, ये 14 है, ये 15, ये अपना 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22 यहाँ पर नंबरिंग कर दिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे AlCl3 की। AlCl3 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा भाई? AlCl3 के स्ट्रक्चर वापस यहीं से शुरू करते हैं ताकि अगर बोर्ड भर जाएगा तो वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। AlCl3 के स्ट्रक्चर में हम लोग यहाँ पर 1, 2, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे आपका 3 + 0 हो जाएगा, 3 + 0 हो जाएगा और 3 + 0 में sp2 ट्राइगोनल प्लेनर शेप रहने वाली है। ठीक है, AlCl6-3 के अंदर आपके पास यहाँ पर, अब ये नहीं सोचना है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है यार, हम लोग यहाँ बस बना रहे हैं स्ट्रक्चर्स। AlCl6-3 के अंदर आपके पास आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो या AlCl3 बना के 3 Cl- के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हो, कोई सा भी स्ट्रक्चर बना लीजिए। इसके अंदर आपके पास 6 + 0 यानी 6 सिग्मा 0 लोन पेयर है
और 6+0 के लिए आपके पास हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2 और शेप कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल कोई पूछेगा तो 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल रहेंगे। SiF4 की बात करें तो SiF4 में आपके पास 4+0 यानी टेट्राहेड्रल शेप रहने वाली है, ठीक है, 4+0 sp3 टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट SiF6-2 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास फ्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड बनेंगे, 6 बॉन्ड बनेंगे और दोनों नेगेटिव चार्ज आपको सिलिकॉन पे ही रखने हैं। तो यहाँ पर 6+2 यानी कि sp3d2 और शेप बनेगी आपकी ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग SiO4 वो एकदम इसके जैसा ही है, इसलिए इसके बगल में बना देता हूँ कि अगर कोई आपको बोले SiO4 तो आप इसके अंदर एकदम सेम बातें कहेंगे जैसी आपने SiF4 में कही, यानी इसके अंदर 4+0 जैसी बात हो जाएगी, sp3 टेट्राहेड्रल वाली ही बात हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग PCl3, तो PCl3 का स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस और इसमें एक लोन पेयर आ जाएगा, यानी NF3 या NCl3 जैसा स्ट्रक्चर, इसमें 3+1 यानी ट्राइगोनल पिरामिडल यानी कि बॉन्ड एंगल अगर कोई हमसे पूछेगा तो लेस देन 109.5 ऐसा कुछ होता है, और इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछेगा तो sp3, ठीक है। और इसके अलावा PCl3 का PCl4+ में फिर से टेट्राहेड्रल बन जाएगा, क्योंकि 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके अंदर फिर से अपन sp3 टेट्राहेड्रल बोल पाएंगे, ठीक है। PCl5, पहली बार हम लोगों ने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनाने की बात कही है। यहाँ पे 5 कोवेलेंट बॉन्ड है तो 5+0 है, ये 5+0 के लिए अपना हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d और यहाँ पे शेप आती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। नंबरिंग कर दूंगा मैं, यहाँ पे आप टेंशन मत लीजिए, नंबरिंग कर देंगे हम लोग। और PCl5 के बाद PCl6-, तो PCl6- में स्क्वायर बाइपिरामिडल बोल दीजिए या ऑक्टाहेड्रल बोल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 6+0 यानी sp3d2 और sp3d2 के लिए शेप कैसी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। नेक्स्ट PCl6- के बाद ये माइनस चार्ज कहाँ लेंगे, माइनस चार्ज सेंट्रल एटम पे लेंगे। PCl6- के बाद PO4 3- में हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 क्योंकि 4+0 है और इसके अंदर शेप आपकी आएगी टेट्राहेड्रल। कोई एंगल पूछेगा तो आप एग्जैक्टली 105 बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे फिर से रेजोनेंस होएगा और रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग POCl3 के अंदर एकदम सेम चीज़ आने वाली है, तो POCl3 इसी का भाई है। POCl3 के अंदर भी आप sp3 4+0 और टेट्राहेड्रल बोलोगे, ठीक है। नंबरिंग कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। नंबरिंग के अंदर अपना ये है 23, ये है 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, PCl6- 31, ये 32, ये 33, ठीक है। और कोई पूछे कि 25, 27, 29 का क्या, तो इनका तीनों का आंसर ये वाला है, 4+0 sp3 टेट्राहेड्रल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग SO2। अब SO2 का स्ट्रक्चर बनाना है हम लोगों को, तो SO2 में हम लोग पहले ही यहाँ पे, मुझे तो याद है भाई इसलिए मैं अब ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। अगर आप लोग इसके अंदर जो मैंने पॉइंट्स बताया उसी के हिसाब से बात करना कि यहाँ पे पहले आप 2+0 नहीं 2+1 एक लोन पेयर है ना, 2+1 के लिए हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2 और शेप विल बी V बेंट एंगुलर। एंगल अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलना लेस देन 120, ठीक है। और इसके बाद SO2 के बाद SO3
SO3 के अंदर कोई लोन पेयर नहीं आएगा, लेकिन बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 120 हो जाएगा। आप यहाँ पे 3+0 यानी कि हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2 एंड शेप विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। ये एकदम प्लेनर स्पीशी है दोनों के दोनों, वी बेंट एंगुलर, ट्राइगोनल प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर और टी शेप और वी शेप, इस तरह की शेप जो होती है। टी वी लीनियर प्लेनर, लीनियर भी है ना, टी वी लीनियर प्लेनर, आर प्लेनर। प्लेनर कौन से वाले? जिसमें भी प्लेनर अपना लिखा हुआ है, ट्राइगोनल प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर, प्लेनर होते हैं। SO3 2-। अब इसके अंदर आप लोग बनाओगे एक लोन पेयर, एक डबल बॉन्ड O और 2 O-। अब यहाँ पर आपका आएगा 3+1 यानी ट्राइगोनल पिरामिडल और हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग SO4 2-। तो SO4 2- के अंदर, एक मिनट, SO4 2- के अंदर अपने पास 2 डबल बॉन्ड O आएंगे और 2 O- आएंगे। तो यहाँ पर अपने पास आएगा 2+2 यानी कि हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 एंड शेप विल बी शेप विल बी V bent angular, sp3 and shape will be V bent angular। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर है तो ट्राइगोनल पिरामिडल और यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं तो टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग SOCl2। SOCl2 का स्ट्रक्चर एकदम इसके जैसा ही है और इसके अंदर 3+1 ही आ रहा है। फिर से 3+1 के लिए इसका यहाँ पे ट्राइगोनल पिरामिडल शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। और अगर SOF4 की बात करेंगे तो SOF4 में हमको इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि फ्लोरीन को रखना पड़ेगा एक्सियल पोजीशन पे और बचे हुए फ्लोरीन को रखना पड़ेगा इक्वेटोरियल पे और ऑक्सीजन को रखना पड़ेगा इक्वेटोरियल पे, क्योंकि बेंट्स रूल ये कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आपको एक्सियल पे रखना चाहिए ट्राइगोनल बायपिरामिडल में। ट्राइगोनल बायपिरामिडल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्सियल पे रखना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को इक्वेटोरियल पे रखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो आप पहले बोलोगे कि 5+0 से स्टेरिक नंबर आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3d, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d और शेप आ गई ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब यहाँ पे एंगल्स आपके एग्जैक्टली 90 डिग्री के नहीं रहेंगे, लोन पेयर नहीं है लेकिन डबल बॉन्ड तो है, तो इसके रिपल्जन के चलते यहाँ पे जो डबल बॉन्ड के साथ वाले एंगल्स हैं वो ग्रेटर देन 120, ग्रेटर देन 90 एंड ग्रेटर देन 180 वाले हो जाएंगे। नहीं, ग्रेटर देन 180 नहीं बोलेंगे, ये वाला एंगल ग्रेटर देन 90 हो जाएगा और ये वाले इक्वेटोरियल वाले के साथ ग्रेटर देन 120 हो जाएंगे। और बाकी के जो एंगल है FF के बीच में, अगर वो इक्वेटोरियल वाले हैं तो लेस देन 120, इक्वेटोरियल एक्सियल वाले हैं तो लेस देन 190, लेस देन 90 वाले हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट SOF4 के बाद SF2, SF4, SF6 बहुत सिंपल से हैं। SF2 के अंदर अपने पास ऐसा बन जाएगा, SF4 का स्ट्रक्चर सीसॉ बन जाएगा और SF6 का स्ट्रक्चर अपना ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। ठीक है, इनकी इंफॉर्मेशन लिख देता हूं मैं। यहाँ पर 2 लोन पेयर होंगे, सल्फर के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 2 फ्लोरीन है तो 2 लोन पेयर, 4 फ्लोरीन है तो 1 लोन पेयर, 6 फ्लोरीन है तो कोई लोन पेयर नहीं। लेकिन इस जगह पे जो लोन पेयर रखना है हम लोगों को वो इक्वेटोरियल पे रखना है। ट्राइगोनल बायपिरामिडल में यानी sp3d में हम लोग जब लोन पेयर रखते हैं तो वो सारे लोन पेयर इक्वेटोरियल में ही रखते हैं। इसको थोड़ा सुधार लेते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। इसको हम लोग SF4 को थोड़ा पास लिख देते हैं। ये लो सीसॉ है ना, फोल्डेड स्क्वायर या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, तीनों नाम बोल सकते हैं अपन इसका हाइब्रिडाइजेशन ऊपर वाले SF2 का अपन लिखेंगे 2+0, हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे sp3 और शेप लिखेंगे टेट्राहेड्रल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 4+1, 4+1 के लिए हम लोग लिखेंगे sp3d और sp3d का हम लोग लिखेंगे सीसॉ। ठीक है, ये फ्लोरीन था। SF6 का हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5+2 नहीं 6+0 सॉरी 6+0 और 6+0 में हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2 एंड शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ठीक है,
IF7 की बात करेंगे तो आयोडीन के साथ यहाँ पे टोटल 7 बॉन्ड्स बनाने, 5 इक्विटोरियल पोजीशन पे रहेंगे और 2 एक्सियल पे रहेंगे। इसका 7+0 यानी कि sp3d3 और इसका जो नाम है वो हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पीबीपी का मतलब क्या है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। IF6 माइनस ये XeF6 जैसा हो जाएगा। इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद एक लोन पेयर बच जाएगा। 7 के बाद एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 8 हो गए। 8 होने की वजह से यहाँ पर एक लोन पेयर हो गया। लोन पेयर होने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 और शेप विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। और इसमें कोई आपसे स्टेरिक नंबर पूछे तो आप बोलेंगे 6+1। ठीक है, इसका स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा? 6+1। नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग कर देने से कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, नंबरिंग कर देनी चाहिए हम लोगों को। तो नंबरिंग ये 34 है, हालांकि सीक्वेंस में ये यहाँ पे कोई ऊपर नीचे नहीं है। ये 34 है, ये 35 है, ये 36 है, ये 37 है, 38 SO2Cl2 38, ये 39 SOF4 39, 40 41 42, 40 41 42, ये 43 और ये 44। ठीक है, वैसे सीक्वेंस में ही था सब, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बढ़िया समझ में आ जाना चाहिए। BRF5 का स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर से 45 का अपन यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। BRF5 का स्ट्रक्चर हमसे कोई पूछे तो 5 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद एक लोन पेयर बच जाएगा भाई। अब मैं लोन पेयर ऊपर लगा रहा हूँ, आप नीचे लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अपने पास BRF5 के अंदर अपने पास यहाँ पर टोटल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, आप बोल सकते हो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और नहीं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं, इसके अंदर BRF5 के अंदर आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो 5+1 के हिसाब से आएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और शेप विल बी स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, और BRF4 माइनस के अंदर अगर आपसे कोई पूछे तो आप यहाँ पर बनाओगे एक और एक्स्ट्रा लोन पेयर, क्योंकि Br माइनस का मतलब हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स में से अपने पास 4 का लोन पेयर, 4 का तो बॉन्ड पेयर बन गया और 2 लोन पेयर बन गए। 2 लोन पेयर बन गए तो यहाँ पर BRF4 माइनस के अंदर आपके पास हो जाएगा 4+2। 4+2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2, और sp3d2 के अंदर कोई आपसे शेप पूछेगा तो आप बोलोगे स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, नेक्स्ट ClF3। ClF3 के अंदर अपने शेप ऐसी हो जाएगी ClF3, यहाँ पे 2 लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है, 2 लोन पेयर आ जाएंगे तो इनके अंदर आप लोग बोलोगे 3+2 यानी कि sp3d और T शेप। ठीक है, टेबल याद होनी चाहिए, टेबल अगर याद है तो चीज़ें होती जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ClF2 प्लस Cl पे 1 प्लस आ गया यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास यहाँ पे 2 फ्लोरीन, 2 लोन पेयर प्लस चार्ज आ गया। इसके अंदर 2+2 आ जाएगा। 2+2 के लिए V बेंटेंगुलर और हाइब्रिडाइजेशन sp3 V बेंटेंगुलर। ठीक है जी, नेक्स्ट अपन लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे I3 माइनस। I3 माइनस ClF2 माइनस जैसा हो जाएगा। पहले ClF2 माइनस बना लेते हैं। ClF2 माइनस में माइनस चार्ज आ जाएगा F पे, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 7 थे 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे तो यहाँ पे 3 लोन पेयर आ जाएंगे। तो इसमें आप 2+3 यानी कि sp3d यानी कि शेप क्या बोलोगे? लीनियर बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं I3 माइनस की। तो I3 माइनस में अपने पास फिर से 2+3 यानी sp3d और लीनियर शेप बन जाएगी। ये एकदम ClF2 माइनस जैसा ही होने वाला है। तो I3 माइनस के अंदर I पे माइनस लगा दो सेंट्रल एटम पे, और 3 लोन पेयर आ जाएंगे। 3 लोन पेयर,
एक मिनट, आई पे माइनस लगा दो, 3 लोन पेयर आ जाएंगे और 2 आयोडीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। सिंपल सेम एकदम Cl2 बने जैसा, I3 प्लस Cl2 प्लस जैसा हो जाएगा। तो इसमें प्लस सेंट्रल एटम पे आ जाएगा, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर वाली चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर आप बोलोगे 2 + 2 sp3 और V शेप, V बैंड एंगुलर एक ही बात है, V लिखा है मैंने अभी। फिर IO6 5 माइनस की बात कर रहे हैं, तो एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और 5 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O माइनस आ जाएंगे। तो अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O-5 आ गए और एक डबल बॉन्ड आ गया तो कोई भी यहाँ पे लोन पेयर नहीं बचा, यानी यहाँ पर आप बोलोगे 6 + 0, 6 + 0 के लिए हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2 एंड शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। और इसके बाद अगर हम लोग को ClO4-, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी सिंपल एग्जांपल, इसमें 3 डबल बॉन्ड O, एक O- है, तो 4 + 0 यानी sp3 और शेप कैसी हो जाएगी इसकी, टेट्राहेड्रल। फिर ClO3- की बात कर रहे हैं तो एक लोन पेयर आ जाएगा यहाँ पर, और आप यहाँ पे 3 + 1 हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा sp3 और शेप हो जाएगी आपकी ट्राइगोनल पिरामिड। ClO2- में आपके पास यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा लोन पेयर आ जाएगा और 2 + 2 लिखोगे आप इसको, 2 + 2, 2 + 2 और हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी sp3 और शेप हो जाएगी V बेंट एंगुलर। ठीक है जी, इसमें भी नंबरिंग करना चाहें तो हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग कर देने से सही रहता है, आप लोगों को भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कर देते हैं। ये हो गया 45, 45, 46, 47, ClF3 47, ये 48, ये 49, ये 50, 51, ये 52, 53, 54, 55। ठीक है, 56 से हम लोग यहाँ बना लेते हैं। ClO2+ की बात कर रहे हैं, फिर से क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज और ये 2 लोन पेयर रखेगा, क्योंकि 7 में से अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बचे। ClO2+ का स्ट्रक्चर विल बी 2 + 2, 2 + 2 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 एंड शेप विल बी V बेंट एंगुलर, V बेंट एंगुलर, V बेंट। ठीक है, IO2F2- के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आयोडीन के साथ में एक डबल बॉन्ड हो, एक O पे माइनस आएगा और 2 फ्लोरीन ऊपर नीचे लगेंगे। ये वापस से कोई आपसे पूछे क्यों, तो आप बोलना कि इक्विटोरियल पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक्सियल पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है, किसमें, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यानी sp3d में ना। तो यहाँ पर अगर कोई हमसे पूछे तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे 4 + 0, 4 + 1, 4 + 1 यानी शेप कैसी हो गई इसकी, सीसॉ। हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp3d, सीसॉ। ठीक है, IOF5, IOF5 में अपना यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो और 1 2 3 4 5 फ्लोरीन लगेंगे। 1 मिनट, अब इसमें टेंशन नहीं है अपनी, अपन डबल बॉन्ड हो ऊपर भी रख सकते हैं, इक्वेटोरियल में रख सकते हैं, क्योंकि ये अपना 6 + 0 यानी sp3d2 ऑक्टाहेड्रल है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आप लोग ऊपर नीचे या साइड में कहीं भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक्सियल इक्वेटोरियल वाला चक्कर नहीं होता। sp3d2 में कोई एक्सियल इक्वेटोरियल वाला इशू नहीं है, sp3d और sp3d3 में है। ठीक है, यानी 5 वाले में और 7 वाले में है, 6 वाले में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 6 + 0 sp3d2 ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 59 IO2F3। अब यहाँ पर इशू है भैया, यहाँ पे अपने को डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा इक्वेटोरियल में, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन जो है वो ऊपर नीचे आएगा। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछेगा तो आप लोग बोलोगे 5 + 0, सॉरी ये स्टेरिक नंबर है, हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे sp3d और शेप बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
इसके अंदर डबल बॉन्ड के बीच वाले एंगल बड़े होंगे और सिंगल बॉन्ड वाले छोटे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे ClO3F की। तो ClO3F में यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड हो और एक फ्लोरीन के साथ, ये ClO4- जैसा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आप 4+0 sp3 बोलोगे और टेट्राहेड्रल शेप बोलोगे। ठीक है, XeF2 की बात करें तो XeF2 में ऊपर नीचे फ्लोरीन लगा देते हैं, 3 लोन पेयर ले आते हैं, I3- जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पर 2+3 sp3d और लीनियर शेप बनेगी। एंगल पूछेंगे तो 180 डिग्री का रहेगा, एंगल पूछेंगे तो 180 डिग्री का रहेगा। ठीक है, इसके बाद XeF2 का XeF3+। अब XeF3+ में अपने पास अपने पास 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड है और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो यहाँ पर टी शेप बनने वाली है, तो इसमें ऊपर नीचे फ्लोरीन रखो। एक फ्लोरीन को इक्वेटोरियल पे रखना ही पड़ेगा क्योंकि अब एक्सियल पे जगह नहीं बची, और 2 लोन पेयर आपके इक्वेटोरियल में आएंगे क्योंकि ये हो गया है 3+2 यानी कि sp3d और इसका शेप विल बी टी शेप। ठीक है, XeF3 के बाद XeF3+ के बाद प्लस कहाँ लगाना है हमें, प्लस जीरन पे लगाना है। XeF3+ के बाद XeF4 में 4 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद आपको 2 लोन पे रखने हैं। तो ये अपना 4+2 वाला है। 4+2 में हमेशा 2 लोन पेयर ऊपर नीचे रखते हैं, एक दूसरे के अपोजिट रखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा और इसका शेप का नाम स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, XeF4 के बाद XeF5+। तो XeF5+ का स्ट्रक्चर अपने पास 5 बॉन्ड बनने के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एक लोन पेयर बचेगा। तो इसमें हमें फ्लोरीन BrF5 जैसा स्ट्रक्चर बनाना होगा और एक लोन पेयर नीचे और प्लस चार्ज जीरन पे। XeF5- का स्ट्रक्चर पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पर 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद टोटल 2 लोन पेयर दिखेंगे क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक पहले से 8 पहले से थे, एक बाहर से आ गया, तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 लोन पेयर, एक ऊपर एक नीचे, ऐसा बन जाएगा। फिर XeF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ये मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, इनके लिए लिख देते हैं। यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, यहाँ पर अपने पास आएगा 5+1 यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और शेप स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ पर अपने पास आएगा 5+2 यानी कि स्क्वायर, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं, sp3d3 और शेप विल बी पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर। ठीक है, और यहां पर अपने पास आ रहा है 6+1 यानी कि sp3d3 आएगा, sp3d3 और शेप विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इनकी नंबरिंग भी कर देना चाहिए, नंबरिंग कर ही रहे हैं हम लोग तब से, तो यहां भी कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ना है। 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग XeO3, XeO6, 4- वगैरह वाले स्ट्रक्चर्स। XeO3 का स्ट्रक्चर अपना ऐसा होता है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और एक लोन पेयर। XeO6, 4- का स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड हो ऊपर नीचे, एक O- यहाँ पर, एक O- यहाँ पर, एक O- यहाँ पर। XeOF2 के अंदर अपना फ्लोरीन ऊपर नीचे आएगा
एक डबल बॉन्ड O यहाँ पर आएगा, एक लोन पेयर यहाँ पे आएगा। ये sp3d है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्सियल पे हम लोग रखते आ रहे हैं, यहाँ पे भी रखना होगा। XgO2F2 में भी यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड O इक्वेटोरियल पे आएंगे और 2 फ्लोरीन एक्सियल पे आएंगे, एक लोन पेयर आएगा। XgO3F2 के अंदर भी सेम चीज़ ध्यान रखनी है हमको, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, F ये होगा। XgOF4 के अंदर हमारा डबल बॉन्ड O, फ्लोरीन 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 और एक लोन पेयर आएगा। SO2Cl2 के अंदर हमारा S डबल बॉन्ड O, ये SO4 2- से रिसेंबल करेगा और BrF4 प्लस के अंदर सीसॉ बनने वाला है। ये 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये सीसॉ sp3d और SnCl2 कार्बन का है तो ये इस तरह से बनेगा। इन स्ट्रक्चर्स के मैंने अभी हाइब्रिडाइजेशन और शेप नहीं लिखी है और ये मुझे लगता है कि ये अब आपको लिखनी आनी चाहिए। तो इनके जो शेप और हाइब्रिडाइजेशन है वो आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करने हैं। अगर आप करेंगे तो फिर हम उसको कुछ दिनों बाद इनके सॉल्यूशंस के साथ में डाल दूंगा। जो एनोशंस आएंगे उसके अंदर आपको ये इनके आंसर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी स्ट्रक्चर ड्राइंग की बात, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि पी पाई कौन से, प्लेनर नॉन प्लेनर कौन से। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर कोई आपसे बोले कि प्लेनर नॉन प्लेनर बताओ तो जितने भी टी वी लीनियर और प्लेनर वाले हैं वो सब प्लेनर और बाकी रेस्ट अदर नॉन प्लेनर, ठीक है। तो आपको अगर कोई पूछे कि प्लेनर किस किस को बोलूँ मैं, तो आपको यहाँ पे नंबरिंग के हिसाब से प्लेनर नॉन प्लेनर की बात कर लेनी है। तो यहाँ पर जो जो नंबरिंग मैं कर रहा हूँ कि भाई साहब ये मेरा प्लेनर है, ठीक है, ये मेरा प्लेनर है, ये नॉन प्लेनर है, ये प्लेनर है, यहाँ पे ये नॉन प्लेनर है, ये प्लेनर है, ये नॉन प्लेनर है, ये प्लेनर है, ये नॉन प्लेनर है, ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, ये प्लेनर है। ये इतनी जल्दी से मैं बिना स्ट्रक्चर देखे कैसे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर्स मैंने बना के खूब बार प्रैक्टिस करी और आपको भी ऐसे ही खूब बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इनका प्लेनर नॉन प्लेनर जल्दी जल्दी लिख पाएँ। सिर्फ देख के आप लोग बता पाएँ। अभी शुरुआत के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि जो आपका यहाँ पे नाम लिखा है लीनियर, टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल, प्लेनर, इनको पढ़ के बोलो। मतलब आप यहाँ तक तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का जो स्कीम है वो तो पूरा करो और उसके बाद जो यहाँ लिखा है लीनियर लिखा है तो टीवी लीनियर प्लेनर आर प्लेनर, तो लीनियर लिखा है मतलब प्लेनर, टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर प्लेनर, यहाँ पे टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर प्लेनर, ये नॉन प्लेनर, ये प्लेनर, पीएल लिखा है प्लेनर नॉन प्लेनर, पिरामिडल कोई सा भी हो, बाय पिरामिडल हो या पिरामिडल हो वो नॉन प्लेनर, ये प्लेनर, बोलता जाता हूँ, ये नॉन प्लेनर, ये नॉन प्लेनर, ये प्लेनर प्लेनर प्लेनर। 16 नंबर हमारा प्लेनर है लिखा हुआ है, लीनियर भी प्लेनर है, ये प्लेनर नॉन प्लेनर प्लेनर नॉन प्लेनर, ठीक है। 22 से देखें तो ये प्लेनर नॉन 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 प्लेनर, सारे नॉन प्लेनर हो गए इसमें। सिर्फ एक AlCl3 प्लेनर है, बाकी सब नॉन प्लेनर हो गए इसमें, ठीक है। यहाँ पे ये प्लेनर प्लेनर नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर, नहीं ये प्लेनर है, 40 वाला प्लेनर है, 41 नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर। तो इस वाले के अंदर अगर आपसे कोई पूछे तो सिर्फ एक 34, 35 और 40 ये प्लेनर हो गए, बाकी सब नॉन प्लेनर हो गए। फिर अगर इसके अंदर पूछे तो नॉन प्लेनर 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 नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर प्लेनर। तो अगर हमको यहाँ पर उल्टा है, यहाँ प्लेनर ज़्यादा है, नॉन प्लेनर कौन कौन से है, एक तो अपना 45 नॉन प्लेनर है, एक अपना 52 नॉन प्लेनर है, 53, 54 नॉन प्लेनर है, बाकी सब इसके अंदर प्लेनर है। यहाँ पे पूछें तो ये प्लेनर नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर 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 नॉन प्लेनर प्लेनर नॉन प्लेनर। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हो कि कितने नॉन प्लेनर कितने प्लेनर है। यहाँ पर नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर प्लेनर नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर प्लेनर, ठीक है।
फिर प्लेनर नॉन प्लेनर के अलावा हमारे को पी पाई डी पाई बॉन्ड्स की काउंटिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अलग कलर से नंबरिंग लिख देता हूँ, रेड से नंबरिंग लिख देते हैं हम लोग। और जो रेड से मैं नंबरिंग लिख रहा हूँ वो नंबरिंग प्लेनर पी पाई डी पाई की लिखूँगा, रेड यूज़ कर रखा है अपन ने, तो हम लोग यहाँ पे वाइट से लिख देते हैं, वाइट से लिख देते हैं ना, वाइट से लिख देते हैं। इसमें 2 नंबरिंग लिखूँगा मैं, पहला नंबर पी पाई का होगा और दूसरा नंबर जो है वो पी पाई डी पाई का होगा, ठीक है। पहला नंबर पी पाई का, दूसरा नंबर पी पाई डी पाई का। तो यहाँ पर बी इसमें तो पाई बॉन्ड्स ही नहीं है, पाई बॉन्ड्स नहीं तो पी पाई डी पाई लिखने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 1,0, 1,0 का मतलब 1 पी पाई 0 पी पाई डी पाई। यहाँ पे 2,0, 2,0 पी पाई डी पाई 0 है। जो सेकंड पीरियड के होते हैं उनके पास पी पाई डी पाई नहीं होते यार। यहाँ पे 1,0, ठीक है। इसमें पाई बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर आपका 1,0 मतलब 1 पी पाई 0 पी पाई डी पाई। यहाँ पे 1,0, यहाँ पे 1,0, यहाँ पे 1,0। इधर में कोई पी पाई डी पाई है नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर पाई बॉन्ड्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो अगर फॉस्फोरस या सल्फर का आ रहा है जिसके अंदर हाइब्रिडेशन sp3 आ रहा है तो उसमें सारे पी पाई डी पाई होते हैं, कोई पी पाई नहीं होता। तो यहाँ लिखूंगा मैं 0,1 यानी पी पाई 0 पी पाई डी पाई 1। यहाँ पर भी लिखूंगा मैं 0,1 यानी पी पाई 0 पी पाई डी पाई 1। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे 1,1, यहाँ पर 1,2 क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इन दोनों में हाइब्रिडेशन sp2 है तो पहले एक पाई बनेगा पी पाई, बाकी के जो बचे वो पी पाई डी पाई। तो यहाँ पे एक पी पाई बचा कितना, 1, तो 1 पी पाई डी पाई। यहाँ पर एक पी पाई बनाने के बाद बचे कितने, 2, तो वो पी पाई डी पाई। ठीक कर लेते हैं इसको, 2 पी पाई डी पाई। यहाँ पे sp3 आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, 0,1। यहाँ पर भी sp3 आ रहा है 0,2, यहाँ पे भी sp3 आ रहा है 0,1, sp3d आ रहा है तो भी 0,1। यहाँ पर है ही नहीं पाई बॉन्ड्स, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है। यहाँ लिखेंगे 0,1, sp3d2 है। यहाँ पे लिखेंगे 0,3, 0,2, 0,1। ClO2 प्लस है, ClO2 प्लस है तो इसमें हाइब्रिडेशन sp3 है तो यहाँ पर भी आप 0,2 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0,1, यहाँ पे 0,1, 0,2, यहाँ पे 0,3, यहाँ पे कहीं पे पाई बॉन्ड नहीं नज़र आ रहे, यहाँ पे 0,3, 0,2, 0,1, 0,2, 0,3, यहाँ पे 0,1, यहाँ पे 0,2 और इनमें कुछ है ही नहीं। प्लेनर नॉन प्लेनर हो गया, पी पाई डी पाई हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ सेम प्लेन, ये वाली चीज़ निकालने के लिए आप लोग को एक सिंपल बात बताता हूँ कि जिसमें स्ट्रक्चर अपना लीनियर है उसमें सारे एटम सेम प्लेन में होता है, जिसमें प्लेनर है उसमें भी सारे एटम सेम प्लेन में होते हैं। टेट्राहेड्रल में मैक्सिमम 3 एटम सेम प्लेन में होते हैं अगर सराउंडिंग स्पीशी नहीं है तो, और हमने यहाँ पे सराउंडिंग स्पीशी नहीं लिए तो आप 3 एटम लेंगे टेट्राहेड्रल में सेम प्लेन में। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में आपके मैक्सिमम 4 एटम सेम प्लेन में होते हैं। सीसॉ के अंदर मैक्सिमम 3 एटम सेम प्लेन में होते हैं और अपना ये जो होता है पेंटागोनल बाय पिरामिडल उसके अंदर मैक्सिमम 6 एटम सेम प्लेन में होते हैं। उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग ये देखो कि जैसे कहीं पे एक ही पीरियड के हैं और नेगेटिव चार्ज बढ़ घट रहा है तो जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है उतना आगे वाले जैसा और जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है उतना पीछे वाले जैसा हो जाएगा। सेम पीरियड में आप ये चीज़ लगाइए, आपको हमेशा आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चरल मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में तो डिटेल्ड मैंने 1 शॉट के अंदर बता दिया है, आप उस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कीजिए और ये आपको इसके अंदर खुद से देखना है कि कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और कौन कौन से आइसो स्ट्रक्चरल हैं। इनका एक
इनमें जितने मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए उनमें जो जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं उनको कंबाइन करके ग्रुप में एक साथ लिख लीजिएगा और उनको एक फ्लैश कार्ड पे बना के रख लीजिएगा। और उस तरह के क्वेश्चंस को करते टाइम पे अगर आप एक दो बार बना के रख लोगे, उनको रटना नहीं है, बना के रख लोगे, तो आपको बनाते वक्त समझ में आ जाएगा कि कैसे आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चर आप निकाल सकते हो। फिर भी एक दो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर कोई आपको बोले कि SiF4 नहीं, SiF6-2 ये, और इस पे तो यहाँ पर एक भी ऐसा कुछ, हाँ ये देख सकते हो आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे 32 और 33 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आप 29 और 26 को भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हो। लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे अगर आप बोलें तो ये दोनों एकदम पक्के से, टोटल इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ये दोनों एकदम पक्के से, कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा, ये दोनों एकदम पक्के से आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, आइसो स्ट्रक्चरल भी है, क्योंकि O- और F- सेम पीरियड के, और O- में एक इलेक्ट्रॉन, O में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे O- में, तो O- जब बन रहा है तो वो फ्लोरीन जैसा हो गया। तो बिल्कुल ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी, आइसो स्ट्रक्चरल भी है। आइसो स्ट्रक्चरल देखने के लिए आपको सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए तो आप आइसो स्ट्रक्चरल बोल देंगे, भले ही हाइब्रिडाइजेशन सेम है या नहीं है ये नहीं सोचना है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होनी चाहिए, प्रायोरिटी है। टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर सेम नहीं है तो फिर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला बोलेंगे। मतलब आप PO4 - और POCl3 को आइसो इलेक्ट्रॉनिक तब बोलेंगे जब ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन नहीं है। या अगर आपको कोई बोले PO4 और POF3 को आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे क्या, हाँ वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और टोटल इलेक्ट्रॉन दोनों से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, इस तरह की बातें कीजिए। और मुझे लगता है कि इस वाले लेक्चर को देख के आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग की सारी बातें समझ में आई होगी, मगर इसमें की कंसेप्ट यही है कि आप स्ट्रक्चर ड्राइंग की प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस करने के लिए जो वो स्लाइड थी, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उनको पहले खुद से ड्रॉ कीजिए, फिर इन सॉल्यूशंस को चेक कीजिए। ठीक है, इस वाले लेक्चर में इतना ही, और ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल लेक्चर होने वाला है। थैंक यू।